चैप्टर 1291 to 1300। जाहिर है इन हेवन लेवल इनिशियल स्टेज मार्शल आर्ट्स में ये ज़िवेन के हाथ में सबसे अच्छा नहीं था, लेकिन यह करीब था। मूल रूप से उनके लिए इस क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए सेना में शामिल होने और स्वर्ग स्तर के प्रारंभिक चरण की मार्शल आर्ट हासिल करने में सक्षम होना पहले से ही एक बड़ी बात थी। उन्होंने कोई अन्य आशा रखने का साहस नहीं किया। हालांकि स्वर्ग स्तर की मार्शल आर्ट स्पष्ट रूप से उनकी मूल अपेक्षा से कहीं अधिक चालाक थी। वे अब तक इसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे इसे पकड़ नहीं पाए थे। वे ये ज़िवेन की तरह कैसे हो सकते हैं, लापरवाही से सर्वश्रेष्ठ मार्शल आर्ट सीख रहे हैं। मूल रूप से उनके लिए अंदर आना पहले से ही काफ़ी अच्छा था, दूसरे विचार करने की तो बात ही छोड़ दें। हालांकि ये ज़िवेन ने हाल ही में हेवन लेवल एपेक्स स्टेज मार्शल आर्ट हासिल कर लिया, जिससे उनमें ऐसे विचार आए जो उन्हें नहीं होने चाहिए थे। यदि यह अन्य 3 अर्धचरण दिव्य क्षेत्र मध्य चरण के स्वामी होते जो इसे प्राप्त करते, तो वे इस तरह के विचार रखने की हिम्मत नहीं करते। उन्हें यह भी चिंता करनी होगी कि क्या वे उन पर कोई चाल चलेंगे। हालांकि स्पष्ट रूप से ये ज़िवेन उनकी चिंताओं के दायरे में नहीं थी। वह लॉ फेज दायरे के 7वें स्तर पर सिर्फ एक बच्चा था। वे मकड़ी की आत्मा नहीं थे। इसके अलावा उनमें से 3 थे और वे सेना में शामिल होने पर उसे दबाने के लिए पर्याप्त थे। क्या होगा अगर मैं इसे नहीं सौंपता, ये ज़िवेन ने ठंडेपन से कहा। फिर मुझे असभ्य होने का दोष मत दो, काले रंग के युवक ने उपहास के साथ कहा। यदि आप एक अच्छी मार्शल आर्ट चाहते हैं तो जाओ और इसे स्वयं पकड़ो। हमारी चीज़ों का लालच करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या वान परिवार इस हद तक गिर गया है? ये ने भी सीधे चेहरे के साथ कहा। उसने खुद के बारे में सोचा कि यह भाग्यशाली है कि उसने ये ज़िवेन के साथ मिलकर काम किया। अगर वह अकेला होता तो वान परिवार के 3 विशेषज्ञों का सामना करता। वह केवल पीछे हट सकता था। उसके लिए अर्धचरण दिव्य क्षेत्र के प्रारंभिक चरण के 3 विशेषज्ञों को हराना भी असंभव था। यह ठीक था क्योंकि उसने इस स्थिति पर विचार किया था कि वह यक्षिवेन के साथ हाथ मिलाना चाहता था। हालांकि अगर यक्षिवेन नहीं होती तो वो यहां तक पहुंच पाता। अधिक से अधिक वह शीर्ष स्तरीय अर्थ लेवल मार्शल आर्ट्स के क्षेत्र में फंस गया होता। इस समय आधे कदम दिव्य दायरे के मध्य चरण में अन्य 3 विशेषज्ञों ने भी अपना सिर घुमाया और अपने चेहरे पर थोड़ी लालची अभिव्यक्ति के साथ देखा। वे इस शीर्ष स्तरीय प्रारंभिक दिव्य क्षेत्र साधना पद्धति में भी बहुत रुचि रखते थे, क्योंकि उनके लिए भी इस स्तर की मार्शल आर्ट को पकड़ना बहुत कठिन था और यह भी संभव था कि वे इसे बिल्कुल भी न पकड़ सकें। निस्संदेह यह एक सुखद आश्चर्य होगा अगर वे इसे यक्षिवेन के हाथों से छीन सकते हैं। किसी भी मामले में उनके पास इन इंसानों की अच्छी छाप नहीं थी। यहाँ तक वांग और ये गुटों के बीच का संघर्ष भी उनके लिए कुत्ते कुत्ते का मामला था। तो वे मछुआरे हो सकते हैं जो इससे लाभान्वित हुए। मुझे सीधा जवाब दो, तुम देने वाले हो या नहीं? काले लबादे वाले युवक ने ठंडेपन से कहा। जहां तक कपड़ों वाले युवक की बात है तो वह और भी संक्षिप्त था। इसे छोड़ दो या मरो, आपकी तरह का चरा, ये ज़िवेन ने उपहास किया। तुम इस शक्ति तकनीक को लो और पहले इसे समझो। मैं देखना चाहता हूं कि वे कितने असभ्य हैं। ये ज़िवेन ने सीधे मार्शल आर्ट को ये पर फेंका और अकेले वान कबीले के 3 लोगों का सामना किया। ये थोड़ा हिचकिचा रहा था। अगर वह ये ज़िवेन को लाया तो वह वान कबीले के 3 लोगों से नहीं डरता था। 3 के विरुद्ध एक ही अवधारणा नहीं थी। अगर यह 3 के खिलाफ 1 था तो उसके पास जीतने का कोई मौका नहीं था। हालांकि वान कबीले के लिए उसे चोट पहुंचाना मुश्किल था, लेकिन उसे अपने द्वारा छीनी गई मार्शल आर्ट को भी छोड़ना होगा। लेकिन अगर यह 3 के खिलाफ 1 होता तो स्थिति बिल्कुल अलग होती। और अब ये वो नहीं था, बल्कि ये ज़िवेन था जिसे अकेले 3 लोगों का सामना करना था। वह अभी भी थोड़ा घबराया हुआ था, डर रहा था कि ये ज़िवेन वान कबीले के 3 लोगों के लिए एक मैच नहीं होगा और उसे उसके साथ भागना होगा। चिंता मत करो, इसे मुझ पर छोड़ दो, ये कचरा मेरा कुछ नहीं कर सकता। ये ज़िवेन ने ये की घबराहट को एक नज़र से देखा और यह भी समझा कि वह घबराया हुआ क्यों था। यक्षिवेन को ऐसा कहते देख ये ने भी जोर नहीं दिया। वह तुरंत शून्य में पालती मारकर बैठ गया और इस मार्शल आर्ट को समझने लगा। जब उसने अपने मन को शांत किया और अपनी आत्मा को मार्शल आर्ट में एकीकृत किया तो तुरंत उसके चारों ओर एक विशाल सुरक्षा कवच प्रकट हो गया, जिसने उसे उसमें लपेट दिया। इस मार्शल आर्ट को समझने के लिए किसी के द्वारा कब्जा करने के बाद इस तरह का सुरक्षा कवच तुरंत दिखाई देगा। ऐसा लग रहा था कि इसे समझते हुए घात लगाए जाने से बचा जाए। किसी ने एक प्रयोग किया था और यहाँ तक एक स्वर्ग स्तरीय विशेषज्ञ भी इस सुरक्षा कवच को तोड़ने में तब तक सक्षम नहीं होगा जब तक कि वे स्वयं इसे तोड़ना नहीं चाहते। अन्यथा कोई भी विशेषज्ञ कितना भी मजबूत क्यों न हो, वे इस सुरक्षा कवच को नहीं तोड़ पाएंगे। अपने सामने यह दृश्य देखकर वान कबीले के 3 लोग अचानक आग बबूला हो उठे। ये ने पहले ही समझना शुरू कर दिया था, जब तक कि वह खुद बाहर नहीं आना चाहता था, अन्यथा वे भी मार्शल आर्ट को फिर से नहीं छीन सकते थे। इससे उन्हें अचानक बहुत निराशा हुई।
मूल रूप से उन्होंने सोचा था कि येज़िवेन और येई निश्चित रूप से निर्दोष लोगों को नुकसान पहुंचाने के डर से उन पर हमला नहीं करेंगे। आखिरकार ऐसा लगता है कि उन तीनों ने उन पर भारी दमन का गठन किया था। येज़िवेन के कचरा के पिछले शब्दों के साथ मिलकर यह उनके लिए एक घोर अवहेलना थी। इसने उनके अहंकारी आत्मसम्मान को पूरी तरह से उत्तेजित कर दिया। ऐसा लगता है कि आप वास्तव में केवल एक टोस्ट पीने के लिए एक टोस्ट को मना करना चाहते हैं। आप वास्तव में जीने से थक गए हैं। काले कपड़े पहने युवक अब इसे सहन नहीं कर सका। टोस्ट जब्त, मैं भी नहीं पीना चाहता। येज़िवेन ने उपहास किया। उसके शरीर में खून का बहाव जारी रहा। स्वर्ण देवता उबल रहे थे, युद्ध के स्वर्ण देवता की तरह। चूंकि तुम मरना चाहते हो तो मुझे दोष मत दो। काले कपड़े पहने युवक ने तुरंत अपनी मुट्ठी उठाई और येज़िवेन की ओर उड़ा दी। क्रोध दिल से आता है। काले कपड़े पहने युवक का गुस्सा इस कदर बढ़ रहा था कि उसे नंगी आंखों से देखा जा सकता था। उसके पूरे शरीर में आग लग रही थी। मुट्ठी का पूरा दबाव एक पल में खत्म हो गया। यह मुक्का तेज और जरूरी था। येज़िवेन की दृष्टि धुंधली हो गई थी और काले कपड़े पहने युवक पहले ही भाग चुका था। येज़िवेन, सावधान रहें। मुट्ठी की तकनीक के इस सेट को एंग्री एम्परर फिस्ट कहा जाता है। वह जितना अधिक क्रोधित होता है, उसकी शक्ति उतनी ही मजबूत होती है। यहाँ तक एक मुक्का भी आपके दिमाग को प्रभावित कर सकता है, जिससे आप हिंसक गुस्से में आ जाते हैं। ये की चेतावनी की आवाज आई। उसने खुद को अभ्यास के लिए पूरी तरह से समर्पित नहीं किया था। वह अभी भी येज़िवेन के पक्ष के बारे में चिंतित था। अगर येज़िवेन पहले वान कबीले के 3 लोगों को पीछे हटाने के लिए उसके साथ सेना में शामिल होते तो यह होता ठीक है, लेकिन अब येज़िवेन को इन सब का सामना करना था खुद। वह अनिवार्य रूप से थोड़ा चिंतित महसूस कर रहा था। येज़िवेन ने महसूस किया कि क्रोधित भावना एक पल में उसके दिव्य भाव में प्रवेश कर गई और वह उसकी दिव्य भावना को प्रभावित करने वाली थी। यह क्रोध की एक विशाल भावना थी। अप्रत्याशित रूप से लोगों में क्रोध की भावना आसमान की ओर बढ़ रही थी। स्वर्ग नाराज हो सकता है, पृथ्वी नाराज हो सकती है, लोग नाराज हो सकते हैं। इस दुनिया में सब कुछ आंख को भाता नहीं था और उसके दिल में क्रोध ने उसे यह चाहा कि वह उसके सामने सब कुछ नष्ट कर दे। लेकिन वह केवल एक पल के लिए था, बस एक पल के लिए। जल्द ही येज़िवेन के शरीर में प्रबुद्ध मन प्राचीन वृक्ष ने 7 रंगों के प्रकाश के फटने को तुरंत उत्सर्जित कर दिया, जिसने येज़िवेन की आध्यात्मिक जागरूकता को मजबूती से बंद कर दिया। यह मुट्ठी तकनीक अच्छी है। यह वास्तव में लोगों के मूड को प्रभावित कर सकती है, लेकिन दुर्भाग्य से यह गलत व्यक्ति से मिली है। येज़िवेन ने उपहास किया। एक मुट्ठी भी उड़ाई। टूट स्टार फिस्ट, अनगिनत सितारों की शक्ति उसके शरीर में फैल गई। यह मार्शल तकनीक निस्संदेह शक्तिशाली थी। सबसे भयानक बात यह थी कि यह लोगों के मूड को प्रभावित कर सकती थी, उन्हें अधिक से अधिक क्रोधित कर सकती थी। अगर वे थोड़े समय में प्रतिद्वंद्वी को नहीं हरा सकते थे तो शायद वे जिंदा मौत के लिए नाराज हो जाते। लेकिन दुर्भाग्य से इसका सामना येज़िवेन से हुआ, जो प्रबुद्ध मन प्राचीन वृक्ष के साथ संकी था। उसका मन अपरिवर्तित था। येज़िवेन की मुट्ठी की ताकत तुरंत एंग्री एम्परर फिस्ट में शामिल अंतहीन गुस्से से टूट गई, तुरंत तितर-बितर हो गई और अनगिनत आभा हिंसक रूप से हिल गई। येज़िवेन के शरीर के चारों ओर अनगिनत वास्तविक तात्विक ऊर्जा उबल रही थी, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक हिंसक प्रतिध्वनि पैदा हो रही थी। जोर से चिल्लाने पर वह पीछे नहीं हटे, बल्कि सीधे काले कपड़े पहने युवक का पीछा करने लगे। येज़िवेन की मुट्ठी माउंट ताई की तरह थी, भारी और तत्काल बहुत भयानक। बूम! येज़िवेन पहली गति में एंग्री एम्परर फिस्ट से बुरी तरह टकराए। काले कपड़े पहने युवक को अचानक अपने शरीर पर एक अतुलनीय भयानक भारी बल गिरने का एहसास हुआ। उसने जल्दी से अपना हाथ हटा लिया, लेकिन बल अभी भी उसके शरीर पर गिर रहा था और उसका चेहरा अचानक अजीब तरह से लाल हो गया। यह एक वन की मुट्ठी के झटके के कारण हुआ था और उसके शरीर में खून बढ़ गया था। ऐसा हो ही नहीं सकता। काले कपड़े पहने युवक ने देखा कि उसकी एंग्री एम्परर फिस्ट येज़िवेन को प्रभावित नहीं कर सकती और अचानक उसे लगा कि यह अकल्पनीय है। इस एंग्री एम्परर फिस्ट का गुस्सा एक मजबूत व्यक्ति भी निश्चित रूप से गुस्से से प्रभावित होगा। अब तक ऐसा कोई व्यक्ति कभी नहीं हुआ था। सामान्य लोग, भले ही उनकी इच्छा बहुत मजबूत हो, निश्चित रूप से प्रभावित होंगे। हालांकि वे इसे जबरन दबा सकते थे, कमोबेश अभी भी प्रभावित होंगे। यह एंग्री एम्परर फिस्ट का सबसे भयानक हिस्सा था। यह ज्ञात होना चाहिए कि विशेषज्ञों के बीच लड़ाई में थोड़ी सी भी गलती से हजारों मील का अंतर हो सकता है और थोड़ी सी भी अंतर से मौके पर ही मौत हो सकती है। हालांकि येज़िवेन गुस्से को जबरन दबाने से प्रभावित नहीं दिख रहा था। इसके विपरीत ऐसा लग रहा था कि वह बिल्कुल भी प्रभावित नहीं था। बस इतना ही। ऐसा लगता है कि यह सिर्फ इतना है और कुछ नहीं। येज़िवेन ने उपहास किया। उसने अचानक अपनी मुट्ठी लहराई और यह अचानक तारों से भरे आकाश में बदल गया, उल्काओं की तरह नीचे गिर रहा था। बेकाबू गुस्सा। इस समय काले कपड़े पहने युवक ने अपने शरीर में उबलते हुए खून को शांत किया और एक बार फिर येज़िवेन की ओर मुक्का मारा। राजसी एंग्री एम्परर फिस्ट ने येज़िवेन की ओर बमबारी की। पहले के एंग्री हॉट बॉन्ड की तुलना में यह बेकाबू गुस्सा और भी अधिक बढ़ गया था, लेकिन येज़िवेन के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ा।
जब तक यह आध्यात्मिक स्तर पर एक प्रभाव था, यह सीधे अवरुद्ध हो जाएगा। ज्ञानवर्धक मन प्राचीन वृक्ष द्वारा, यह कोई कारण नहीं होगा उसके लिए खतरा। बूम! दोनों पक्षों की मुट्ठी गति मध्य हवा में टकराए और तुरंत अनंत मुट्ठी ऊर्जा को बहा दिया, लहरों की तरह, सकल के बाद सकल, परत के बाद परत और अंतहीन परतें। टकराना। काले कपड़े पहने युवक को येज़िवेन ने मौके पर ही उड़ा दिया। वह बस येज़िवेन की एक चाल का विरोध नहीं कर सका, या यह कहा जा सकता है कि दोनों पक्षों के बीच ताकत का अंतर बहुत अधिक था। अगर ये येज़िवेन था जिसने अभी अभी 7वें आसमान में प्रवेश किया था, तो उसके पास अभी भी लड़ने की क्षमता हो सकती है। लेकिन येज़िवेन के खिलाफ जिसने एक साल में दिव्य अस्तित्व के दायरे के नियमों को समझ लिया था, भले ही उसका दायरा नहीं बदला था और उसकी ताकत ज्यादा मजबूत नहीं लगती थी, लेकिन उसका मुकाबला शक्ति, छलांग और सीमा से विकसित हुई थी। यह कहा जा सकता है कि यद्यपि येज़िवेन ने अभी तक अर्धचरण दिव्य क्षेत्र में कदम नहीं रखा था, आभा के संदर्भ में वह इन आधे चरण दिव्य क्षेत्र के स्वामी की तुलना में दिव्य क्षेत्र के स्वामी के अधिक निकट था, जो एक फायदा था कि वे नहीं कर सकते थे मिलान। काले कपड़े पहने युवक के रुकने से पहले उसे सैकड़ों मील दूर येज़िवेन ने उड़ा दिया था। वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन मुंह से खून थूकता था। इस समय उसने येज़िवेन को डरावनी और मारने के इरादे से भरी आंखों से देखा। वो सोच भी नहीं सकता था कि एक शिवेन इतनी मजबूत कैसे हो सकती है। न केवल वे क्रोध से प्रभावित ही नहीं थे, बल्कि यह भी हो सकता था कि वे क्रोध से प्रभावित न हुए हों। कुछ लोगों के पास विशेष उपकरण थे या उन्होंने विशेष मार्शल आर्ट की खेती की थी, जैसे कि आइस एट्रीब्यूट मार्शल आर्ट। वे भावहीन होने के लिए पैदा हुए थे, लेकिन आखिर वे अल्पसंख्यक थे। अधिकांश लोग अभी भी प्रभावित होंगे, लेकिन यह महत्वपूर्ण नहीं था। क्रोध के प्रभाव के बिना भी उसकी साधना से यह कहा जा सकता है कि प्रारंभिक अवस्था में अर्धचरण दिव्य क्षेत्र के अस्तित्व के लिए पर्याप्त था। वह अकेला ही येई के अस्तित्व को पूरी तरह से दबाने के लिए काफी था, इसलिए वह इतना आश्वस्त था। लेकिन वह ये शिवेन के हाथों एक बड़ा नुकसान नहीं उठाना चाहता था। और इस क्षेत्र की लड़ाई ने दूसरे क्षेत्र में अनगिनत अर्धचरण दिव्य क्षेत्र और कानून प्रकटीकरण के मास्टर्स का ध्यान आकर्षित किया। वे आ ही नहीं सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि वे देख नहीं सकते थे। इस दृश्य को देखकर वे ठंडी हवा की सांस लेने से खुद को रोक नहीं सके, विशेष रूप से वान कबीले के शिष्यों ने। वे अच्छी तरह जानते थे कि काले कपड़े पहने यह युवक कितना शक्तिशाली था। वह युवा पीढ़ी के बीच एक प्रसिद्ध अस्तित्व थे, लेकिन ये शिवेन से सिर्फ एक मुक्का लेने के बाद वह पूरी तरह से उड़ गया। क्या यह अब भी वही अत्याचारी स्वामी था जिसे वे जानते थे? यह सोचकर कई लोग हैरान हुए बिना नहीं रह सके। और वे हाफ सटेप सेलेस्टियल रियल मास्टर्स, भले ही वे काले कपड़े पहने युवक के साथ साथ वान परिवार के लोगों के बारे में नहीं जानते हों, वे बेवकूफ नहीं थे। सिर्फ इस तथ्य से कि ये तीन लोग एक साथ हेवन स्टेज मार्शल आर्ट्स के क्षेत्र में भाग सकते हैं, यह देखा जा सकता है कि ये तीन लोग अत्याचारी थे। यदि यह वे होते, भले ही वे सेना में शामिल हो जाते, तो दौड़ने का कोई रास्ता नहीं था, अन्यथा वे बहुत पहले ही भाग चुके होते। हालांकि उनके सामने ये येज़िवेन और भी अधिक शक्तिशाली और अत्याचारी लग रहा था, नहीं तो वह इतनी आसानी से उस इलाके में नहीं घुस पाता। उन तीन लोगों की तुलना में जिन्होंने साथ आने के लिए हाथ मिलाया था, ये शिवेन और भी चौंकाने वाला था। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनके बीच का अंतर इतना बड़ा होगा। उन्होंने बस यही सोचा कि एक शिवेन किसी विशेष शक्ति तकनीक पर निर्भर थी। येज़िवेन ने काले कपड़े पहने युवक को देखा, उसकी अभिव्यक्ति में कोई बदलाव नहीं आया। हालांकि काले कपड़े पहने युवक पहले से ही कई लोगों के लिए बहुत अत्याचारी था, लेकिन येज़िवेन के लिए, जिसने कीमती कॉल्ड्रॉन दानव जानवर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, यह कुछ भी नहीं था। बहुमूल्य कॉल्ड्रॉन दानव बीस्ट की तुलना में, जो कभी एक दिव्य प्राणी विशेषज्ञ थे, उनके तरीके अभी भी बहुत कोमल थे। उस लड़ाई ने येज़िवेन को पूरी तरह से बदल दिया था, मानो रातों रात उनका पुनर्जन्म हो गया हो। येज़िवेन अब पहले जैसी नहीं रही। यद्यपि वह उन आधे कदम दिव्य क्षेत्र के मध्य चरण के स्वामी को हराने में सक्षम नहीं हो सकता था, फिर भी उसके लिए सकुशल पीछे हटना कोई समस्या नहीं थी। आप केवल इस स्तर पर हैं, फिर भी आप दूसरों को लूटने की कोशिश कर रहे हैं। येज़िवेन का मुंह फड़क गया और उसके चेहरे पर कुछ तिरस्कारपूर्ण उपहास था। तुम मौत को दावत दे रहे हो। इस समय वान कबीले के अन्य दो विशेषज्ञ अचानक क्रोधित हो गए। उन्होंने सोचा कि उनका साथी येशिवेन से निपट सकता है, इसलिए उन्होंने उस पर हमला नहीं किया। हालांकि उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि येशिवेन इतने कम समय में अपने साथी को पंगु बना देगी। इससे वे तुरंत ही अपने क्रोध पर काबू नहीं रख पाए। इस समय वान कबीले के 3 लोग बार बार दहाड़ते हैं। यहाँ तक काले कपड़े पहने आदमी ने भी अपनी चोटों को दबा लिया और येशिवेन पर हमला करने के लिए सेना में शामिल हो गया। तीनों लोग सेना में शामिल हो गए और उनकी गति तुरंत कई गुना बढ़ गई। हमेशा उदासीन रवैया रखने वाले येशिवेन ने भी अपने चेहरे पर कुछ गरिमापूर्ण अभिव्यक्ति दिखाए। हालांकि यह केवल थोड़ा गरिमापूर्ण था। तीनों लोग येशिवेन पर बमबारी करने के लिए सेना में शामिल हो गए और पूरा खालीपन पागलपन से कांपने लगा। भयानक दाव के निशान तुरंत नष्ट हो गए।
यह सर्वोच्च मार्शल आर्ट के साथ मिश्रित था। ये जिवेन ने तुरंत अपने हाथों से अनगिनत सुनहरी बत्तियों को बुझा दिया, तुरंत उनकी मुट्ठी की गति को तोड़ दिया। फिर उसने अपनी हथेली से थप्पड़ मारा। यह अज्ञात था कि यह किस प्रकार की हथेली की तकनीक थी, लेकिन इसमें बहुत ही भयानक शक्ति थी। बूम! चारों लोग शून्य में बुरी तरह टकरा गए। वान कबीले के 3 लोग येजिवेन की शक्ति से चौंक गए और बार बार पीछे हट गए। वे स्थिर रूप से खड़े भी नहीं हो सकते थे। येजिवेन शून्य में निश्चल खड़ी थी और उसके पीछे अनगिनत कानून प्रकट हुए। 100 विशेष रूप से मोटे कानून थे जो भीड़ को हेय दृष्टि से देखते थे। उसके बदन पर कपड़े फड़फड़ा रहे थे, लेकिन जरा भी बदलाव नहीं था। इतना डरावना! वान कबीले के 3 लोग सेना में शामिल हो गए। मुझे डर है कि अर्धचरण दिव्य क्षेत्र के मध्यवर्ती चरण में एक मास्टर भी मुश्किल से विरोध कर सकता है, लेकिन उन्हें सीधे उसकी हथेली से उड़ते हुए भेजा गया था। उसके कानूनों को देखो, इतने मजबूत कानून। वह कानून के चरण के दायरे के 7वें स्तर पर सिर्फ एक बच्चा है, लेकिन उसके कानून हमारे से भी अधिक अत्याचारी हैं। हाफ सटेप दिव्य क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में एक मास्टर की आंखें पैनी थीं और उन्होंने देखा कि येजिवेन के पीछे जो कानून चमक रहे थे उनमें वास्तव में 100 विशेष रूप से अत्याचारी कानून थे। इन 100 कानूनों की संख्या बहुत अधिक नहीं थी, लेकिन यह एक स्थिर करने वाली शक्ति की तरह थी। अन्य कानूनों को यथावत रखते हुए येशिवेन की ताकत को जबरदस्त परिवर्तन से गुजरना पड़ा। कई लोगों ने पैनी नजरों से यह देखा। इस समय उन सभी को अचानक एहसास हुआ। वे कल्पना नहीं कर सकते थे कि येजिवेन, जो कानून चरण के दायरे के 7वें स्तर पर केवल एक योद्धा था, आसानी से आधे चरण दिव्य क्षेत्र में एक मास्टर को मार सकता है। यह वैज्ञानिक नहीं था। अब इन सब की वैज्ञानिक व्याख्या थी। उसके पास कुछ परिवर्तन होने चाहिए जो उसके कानूनों को छलांग और सीमा से आगे बढ़ने की अनुमति देते हैं, इसलिए उसके पास अमानवीय स्तर की युद्ध शक्ति थी। लेकिन वे नहीं जानते थे कि येजिवेन के पास इस अमानवीय स्तर की युद्ध शक्ति का कारण यह था कि इन 100 कानूनों ने केवल उत्प्रेरक की भूमिका निभाई थी और यह सब कुछ नहीं था। येजिवेन ने संकोच नहीं किया और फिर से दौड़ पड़े। केवल हवा के झोंके और गड़गड़ाहट जैसी आवाज थी। सभी की आंखें चौंधिया गई थीं और येजिवेन पहले ही वान कबीले के 3 लोगों के सामने दौड़कर आ चुकी थी, जो बमबारी कर रहे थे और पीछे हट रहे थे। इन 3 लोगों ने अभी अपने पैर जमाए ही थे कि उन्होंने देखा कि एक शिवेन फिर से दौड़कर आया है। वे एकाएक चौंक गए। इस वक्त उन्हें कैसे पता नहीं चला कि इस बार उन्होंने सच में लोहे की थाली को लात मार दी होगी। ये शिवेन की ताकत उनकी कल्पना से कहीं अधिक अत्याचारी थी। उन तीनों के सेना में शामिल होने से यहां तक अर्धचरण दिव्य क्षेत्र के मध्यवर्ती स्तर पर एक मास्टर भी तुरंत पराजित नहीं होगा। लेकिन येजिवेन के हाथों में वे छोटे बच्चों की तरह थे, विरोधी बिल्कुल नहीं। हालांकि येजिवेन की शक्ति अर्धचरण दिव्य क्षेत्र में एक मास्टर के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती थी, उनके लिए वहां बहुत अंतर नहीं था। इस समय काली शर्ट वाले युवक का चेहरा हरा और सफेद था। उसने अभी अभी येशिवेन से अकेले लड़ने की अपनी जल्दबाजी की कार्रवाई के बारे में सोचा। अब वे तीनों सेना में शामिल हो गए और येजिवेन द्वारा इस तरह दबा दिए गए, अकेले उसका उल्लेख नहीं। इस समय उन्होंने महसूस किया कि अपने जीवन को बनाए रखने में सक्षम होना वास्तव में बहुत अच्छा था। भाई, आज हम हार मान लेते हैं। चलो हमारे बीच की शिकायतों को भूल जाते हैं। यह कैसा रहेगा? इस समय काली शर्ट वाले युवक ने अपने चेहरे पर अनिच्छा के भाव के साथ कहा। स्वर्ग स्तर के प्रारंभिक चरण की शीर्ष साधना पद्धति खो गई थी। आखिरकार उन्हें वास्तव में यह नहीं मिला, इसलिए स्वाभाविक रूप से इसे नुकसान नहीं माना जा सकता था। लेकिन चेहरे जैसा कुछ सच में खो गया था। भूल जाओ। येजिवेन के चेहरे पर तिरस्कार के भाव दिखाई दिए। उसने एक हथेली निकाली जो एक पिंजरे में बदल गई, जिसने आकाश को कैद कर लिया और तुरंत उन तीनों को दबा दिया। आप कहते हैं कि आप लड़ना चाहते हैं और आप कहते हैं कि आप इसे समाप्त करना चाहते हैं। क्षमा करें, मैं इतना अच्छा स्वभाव वाला बी तारांकन TCH नहीं हूं। आप तय कर सकते हैं कि कब शुरू करना है, लेकिन इसे कब खत्म करना है, यह तय करना आपके ऊपर नहीं है। उद्धरण चिन्ह। क्या तुम सच में हमारे वान कबीले से बाहर निकलना चाहते हो? काली शर्ट वाला युवक अन्य 2 लोगों के साथ तेजी से सेना में शामिल हो गया और येजिवेन के हमले को रोकते हुए एक विशाल धारा शुरू कर दी। वान कबीले से बाहर हो गए तो क्या हुआ? जब येजिवेन परवाह नहीं करता था, अगर वह अकेला होता तो वह थोड़ा डर सकता था, लेकिन मत भूलो, उसके पीछे ये कबीले जैसा राक्षस खड़ा था इन वर्षों में। हालांकि ये कबीले के विकास की गति वैन कबीले की गति जितनी तेज नहीं थी, फिर भी यह कई वर्षों तक एक शक्तिशाली कबीला था और इसकी शक्ति गहरी थी। सबसे महत्वपूर्ण बात, ये कबीले और वान कबीले के बीच के संबंध के साथ, भले ही उच्च आपको इसके बारे में पता हो, भले ही वे सतह पर कुछ भी न कहें, वे गुप्त रूप से खुश होंगे। ये कबीले और वान कबीले, ये 2 गोवंश सीधे युद्ध शुरू नहीं कर सकते थे, इसलिए दोनों पक्षों की ताकत का प्रत्यक्ष प्रकटीकरण युवा पीढ़ी के बीच लड़ाई थी, जो सीधे तौर पर दोनों पक्षों की ताकत में बदलाव को दर्शाती थी। इन वर्षों में ये क्लान इस पहलू में पूरी तरह से दबा दिया गया था और उस समय वे निश्चित रूप से महसूस करेंगे कि येशिवेन ने उन्हें अपना गुस्सा निकालने में मदद की थी।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वे क्या सोचते थे कि वे कौन थे, जिसमें येज़िवेन भी शामिल थे। कई सेलेस्टियल बीइंग विशेषज्ञों की नज़र में वे केवल महत्वहीन मिनियन थे। उन्होंने क्या सोचा था कि वे कौन थे कि वान कबीला उन तीनों की खातिर ये कबीले से अलग हो जाएगा। क्या मजाक! यह कैसा भद्दा मजाक था। येज़िवेन के दमनकारी हमले आते रहे और उसके द्वारा सारी हवा उड़ा दी गई। हर पंच, हर किक में सर्वोच्च मार्शल आर्ट शामिल था। येज़िवेन का आकस्मिक पंच शक्तिशाली और शक्तिशाली था, बिना किसी चाल के। यह पूरी तरह से सीधा हमला था और अगर वे इसे रोक नहीं सकते थे तो कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उन तीनों को पता था कि वे इसे ब्लॉक नहीं कर सकते, लेकिन येज़िवेन के शक्तिशाली हमले के सामने उन्हें इसे ब्लॉक करना पड़ा, क्योंकि अगर वे सावधान नहीं होते तो येज़िवेन उन्हें एक मुक्के से मार देती। अत्यंत शक्तिशाली येगी, जो सुरक्षा कवच में था, जब उसने इस दृश्य को देखा तो वह कांपने से खुद को रोक नहीं सका और उसके चेहरे पर कुछ अविश्वसनीय अभिव्यक्ति दिखाई दी। कोई आश्चर्य नहीं कि येज़िवेन ने पहले इतनी आसानी से कहा था, उसने अकेले ही वान कबीले के 3 लोगों को पूरी तरह से दबा दिया था। यह व्यक्ति बहुत राक्षसी था, ये कबीले के लिए यह बस स्वर्ग से एक आशीर्वाद था। लानत है। इस समय वान परिवार के 3 लोग येज़िवेन द्वारा पूरी तरह से हार गए थे। येज़िवेन ने उन तीनों को इस हद तक दबा दिया था। उनके स्वभाव को येज़िवेन ने लगभग पॉलिश कर दिया था। हालांकि रुकने का कोई रास्ता नहीं था। इस समय इस स्थान पर उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। जैसा कि येज़िवेन ने कहा, वे तय कर सकते थे कि कब शुरू करना है, लेकिन वे यह तय नहीं कर सकते थे कि कब खत्म करना है, क्योंकि येज़िवेन उन्हें ऐसा मौका नहीं देगी। वे तय कर सकते थे कि कब शुरू करना है, लेकिन कब खत्म करना है यह येज़िवेन के हाथों में था। वर्तमान में ऐसा लग रहा था कि येज़िवेन का अंत करने का कोई इरादा नहीं था। उसके हमले एक ज्वार की तरह थे, लगातार भयंकर रूप से नीचे गिर रहे थे। वह रुकने से पहले बस उन सभी को मारना चाहता था। येज़िवेन, क्या तुम सच में यहाँ से बाहर जाना चाहती हो? काले कपड़े पहने युवक ने चिल्लाकर पूछा। 3 लोगों में वह सबसे मजबूत था। हालांकि वह पहले येज़िवेन द्वारा घायल हो गया था। इस समय 3 लोगों में वह सबसे अधिक थका हुआ लग रहा था। क्रोध दिल से आता है, बेकाबू गुस्सा, क्रोध से भड़कना। काले कपड़े पहने युवक ने लगातार गुस्से में सम्राट की मुक्का मारा, लेकिन येज़िवेन ने लापरवाही से लहराया और इन सभी हमलों को रोक दिया। तो क्या हुआ? अगर मेरी ताकत तुम्हारे जितनी अच्छी नहीं है तो क्या तुम मुझे अभी जाने दोगे? येज़िवेन ने उपहास किया और चिल्लाया। इस बार वान परिवार के 3 लोग ही नहीं बल्कि अन्य दर्शक भी अचानक चुप हो गए। वास्तव में यदि यह वे होते तो वे शत्रु को ऐसी स्थिति में कैसे जाने दे सकते थे जहां उनका पूर्ण लाभ था। येज़िवेन, तुमने हमें ऐसा करने के लिए मजबूर किया। काले कपड़े पहने युवक चिल्लाया और दांत पीसकर शाप दिया। उसके शरीर पर आध्यात्मिक क्यूई असामान्य रूप से उतार चढ़ाव करता था, जैसे कि उसे एक पल में चूस लिया गया हो। यह सब उसके ऊपर आकाश में क्रोध की एक विशाल धारा बन गया। अन्य 2 लोगों से भी अत्याचारी आभा निकली और वे येज़िवेन पर बमबारी करने के लिए सेना में शामिल हो गए। ये 3 लोग येज़िवेन पर हमला करने के लिए सेना में शामिल हो गए और वे सभी एक धारा में परिवर्तित हो गए। इस बार उन्होंने बिना रुके अपनी पूरी ताकत से हमला किया। वे येज़िवेन का रवैया देख सकते थे। येज़िवेन उन्हें कभी जाने नहीं देगी। इस समय केवल अपनी पूरी ताकत से हमला करके ही वे येज़िवेन को हरा सकते थे। तभी वे जीवित रह सके। यह बात उन्हें बहुत स्पष्ट थी। इस समय उन्होंने वापस पकड़ने की हिम्मत नहीं की। देखो, अगर मैं तुम्हारा सारा घमंड नहीं तोड़ देता। येज़िवेन जोर से चिल्लाए और एक कदम आगे बढ़ गई। तुरंत ही उसके पैरों के नीचे अनगिनत सुनहरी लहरें उभरने लगीं। उसने वास्तव में जमीन से निकलने वाले सुनहरे कमलों की अजीब घटना पर कदम रखा। येज़िवेन इन 3 लोगों के मार्शल आर्ट के प्रवाह के सामने जरा भी नहीं घबराए। उसने अपने हाथ आगे फैलाए और उसकी उंगलियों से अनगिनत सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। उसके सामने, उसके पीछे उसकी रक्षा करते हुए एक विशाल सुनहरी सुरक्षात्मक दीवार जल्दी से बन गई। बूम! मार्शल आर्ट की वह धारा येज़िवेन की सुनहरी सुरक्षात्मक दीवार पर जमकर फूट पड़ी। भारी प्रभाव ने सुनहरी सुरक्षात्मक दीवार पर तेजी से धमाका किया और अनगिनत लहरें पैदा की जो हलकों में बाहर की ओर बह गईं। हालांकि ऐसा हमला अभी भी येज़िवेन की सुनहरी सुरक्षात्मक दीवार को भेद नहीं सका था। येज़िवेन ने फिर से दोनों हाथों से पकड़ लिया और अनगिनत सुनहरी रोशनी बाहर निकल गई, हवा में इस ऊर्जा धार को जबरन पकड़कर बुझा दिया। येज़िवेन ने एक और मुक्का मारा और सीधे 3 लोगों की ओर एक विशाल तारे को उड़ा दिया। तीनों लोग पहले से ही अपना सर्वश्रेष्ठ कर रहे थे। इस समय जब उन्होंने तारे को गिरते हुए देखा तो वे अचानक डर के मारे पीले पड़ गए। वे अपनी आंखें बंद किए बिना नहीं रह सकते थे और उनके चेहरों पर अनिच्छा के भाव थे। उन्हें यहां मरने की उम्मीद नहीं थी। बूम! हालांकि उन्होंने एक बड़े हाथ को हवा से बाहर निकलते देखा, सीधे तारे को पकड़ लिया और उसे मौके पर ही तोड़ दिया। मौके पर सभी सन्न रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कोई फिर से हमला करेगा।
येज़िवेन ने ऊपर देखा और वह 100 रेस एलायंस का विशेषज्ञ निकला। उसके सिर के ऊपर गैंडे के सींग जैसा एक सींग था, जिससे पता चलता था कि वह आम लोगों से अलग था। डेविल रेस के विपरीत, जिसमें उनके धर्मकाय में उनकी नस्ल की विशेषताओं के अवशेष थे, डेविल रेस में उनकी नस्ल की विशेषताओं के अवशेष थे और उनमें से कुछ को पूरी तरह से परिष्कृत नहीं किया गया था। हालांकि इसका ताकत से बहुत कम लेना देना था। कुछ लोग स्वाभाविक रूप से अपने मूल शरीर के कुछ निशान छोड़ना पसंद करते थे और कुछ अत्याचारी जातियां भी थीं जो अत्याचारी शरीरों के साथ पैदा हुई थीं, जिन्हें परिष्कृत करना बेहद मुश्किल था। डेविल रेस के लिए हयोइड बोन को परिष्कृत करना और मनुष्यों के समान ज्ञान रखना साधना के मार्ग में पहली बाधा थी। इस दुनिया में लाखों जीवित प्राणी और निर्जीव प्राणी थे, लेकिन बहुत कम ऐसे थे जिन्हें हयोइड हड्डी को परिष्कृत करने का अवसर मिला था। इसके अलावा यह जन्मजात ताओवाद योग्यता को विकसित करना था, जो मानव जाति का धर्मकाय था। इस समय उनकी नस्ल के सभी अंशों को थोड़ा थोड़ा करके परिष्कृत करना आवश्यक था, और जैसे जैसे उनकी साधना ऊंची और ऊंची होती गई, उनकी नस्ल के निशान कम और कम होते गए। हालांकि कुछ जातियां स्वाभाविक रूप से अत्याचारी थीं, और एक जाति जितनी अधिक अत्याचारी थी, उनकी दौड़ के निशान को हटाना उतना ही कठिन था। कुछ तो केवल अपने पशु रूप को बनाए रखेंगे और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। 100 रेस एलायंस और डेविल रेस पूरी तरह से अलग समूह थे, जबकि उनकी अपनी खासियतें थीं, जैसे कि येज़िवेन से पहले उनके सिर पर एक सींग वाला विशेषज्ञ, वे सभी उसी तरह पैदा हुए थे और डेविल रेस की तरह विकसित नहीं हुए थे। 100 रेस एलायंस के विशेषज्ञों के साथ छल नहीं किया जाना था और उनकी सेना विशाल थी, ठीक जियागो कबीले के विशेषज्ञ की तरह। उसके सिर पर एक सींग वाला विशेषज्ञ 100 दौड़ गठबंधन के एक सींग वाले कबीले का विशेषज्ञ था। जबकि 100 रेस एलायंस को 100 रेस के रूप में जाना जाता था, उनमें 100 से अधिक रेस थीं। यह सिर्फ इतना था कि 100 नस्लें रईस थीं और उनमें तथाकथित 10 शाही कुल भी थे। प्राचीन किंवदंतियों के अनुसार 100 रेस एलायंस में एक बार एक शाही कबीला था, लेकिन कई साल पहले 100 रेस एलायंस का शाही कबीला गायब हो गया था और किसी ने भी 100 रेस एलायंस के शाही कबीले को कभी नहीं देखा था। कुछ लोगों ने कहा कि ऐसा इसलिए था क्योंकि 10 शाही कुलों ने एक दिन एक साथ विद्रोह किया था और शाही कबीले को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। यह ज्ञात होना चाहिए कि 100 रेस एलायंस के शाही कबीले ने सही मायने में 100 रेस एलायंस पर शासन किया था और मानव जाति के रॉयल कोर्ट से अलग था, जो नाम में था लेकिन वास्तविकता में नहीं था। शाही कबीले ने वास्तव में एक क्षेत्र पर शासन किया था। हालांकि यह केवल एक किंवदंती थी। यहाँ तक कि प्राचीन पुस्तकों के अभिलेख भी केवल एक दंतकथा के स्वर में ही दर्ज किए गए थे और यह कोई निश्चित बात नहीं थी। हालांकि इस समय येज़िवेन अब और चुप नहीं रह सकती थी। आप क्या करने का प्रयास कर रहे हैं? येज़िवेन की निगाहें 100 रेस एलायंस के विशेषज्ञ पर टिकी थीं और वह सावधान था कि विशेषज्ञ किसी भी समय हमला कर सकता है। मैं वान कबीले का एहसानमंद हूं, इसलिए मैं उन तीनों की रक्षा करना चाहता हूं, एक सींग वाले कबीले के विशेषज्ञ ने कहा, लेकिन उसकी नज़र येज़िवेन पर पड़ी। उसने उसकी ओर नहीं देखा। येज़िवेन के युद्ध कौशल ने अभी अभी उसे एक बड़ा झटका दिया था। हालांकि यह उसे धमकाने के लिए पर्याप्त नहीं था। येज़िवेन ट्रांसेंडेंस दायरे के केवल 7वें स्तर पर था और वह पहले से ही इतना शक्तिशाली था। उनकी भविष्य की उपलब्धियां व्यावहारिक रूप से असीम थीं। जब तक वह उसे मौके पर ही नहीं मार सकता, भविष्य में अंतहीन परेशानी होगी। हालांकि अभी येज़िवेन के युद्ध कौशल के बारे में सोचते हुए शायद उसे हराना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन उसे मारना बेहद मुश्किल होगा। इसलिए उसने पहले ही येज़िवेन पर हमला करने का विचार छोड़ दिया था। आखिरकार हर कोई जानता था कि येज़िवेन से निपटना मुश्किल था। ट्रांसेंडेंस क्षेत्र के 7वें स्तर से 8वें स्तर तक आगे बढ़ने की कठिनाई क्या अधिक भयावह थी, या वह जो आकाशीय क्षेत्र के अंतिम चरण में आगे बढ़ने के लिए आधा कदम दिव्य क्षेत्र मध्यवर्ती चरण था? यह वह उत्तर था जो लगभग कोई मूर्ख ही निकाल सकता था। बिना किसी संदेह के शायद येज़िवेन के युद्ध कौशल को पार करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अगर उसने इस समय वास्तव में येज़िवेन को नाराज कर दिया, तो भविष्य में इसके परिणाम अकल्पनीय होंगे। वान कबीले के तीनों वास्तव में मूर्ख नहीं थे। बस इतना था कि उन्होंने सोचा था कि वे येज़िवेन को पहले ही मार सकते हैं। अगर उन्हें एक और मौका दिया जाता तो वे येज़िवेन पर हमला करने की हिम्मत नहीं करते, भले ही कोई उन्हें और साहस देता। लेकिन अब पछतावे के लिए बहुत देर हो चुकी थी। येज़िवेन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। ऐसा लगता है कि इस एक सींग वाले कबीले विशेषज्ञ के शब्दों के बारे में सोच रहे थे। यह एक सींग वाला कबीला विशेषज्ञ एक अर्धचरण दिव्य क्षेत्र मध्यवर्ती चरण विशेषज्ञ था। येज़िवेन का युद्ध कौशल एक आधे कदम के दिव्य क्षेत्र के प्रारंभिक चरण के विशेषज्ञ को दूर करने के लिए पर्याप्त था, लेकिन वह एक आधे कदम के दिव्य क्षेत्र के मध्यवर्ती चरण के विशेषज्ञ के लिए कुछ भी नहीं कर सका। अधिक से अधिक वह लड़ाई कर सकता था, लेकिन बस इतना ही था। यह वास्तव में उसके साथ संघर्ष करने में सक्षम होने के समान नहीं था। उसे पराजित करने की तो बात ही छोड़ो। यह वास्तव में एक काल्पनिक कहानी होगी।
यदि यह एक सींग वाला कबीला विशेषज्ञ वान कबीले से तीनों की रक्षा करने के लिए दृढ़ था, तो येज़िवेन वास्तव में तब तक कुछ नहीं कर सकता था जब तक कि वह किसी प्रकार का ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल नहीं करता। अन्यथा वह वास्तव में इस एक सींग वाले कबीले विशेषज्ञ का कुछ नहीं कर सकता था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मार्शल आर्ट टैबलेट की विरासत स्पष्ट रूप से हर समय खुली नहीं रहेगी। यहाँ 1 मिनट भी रुकना बेकार होगा। येज़िवेन ने पक्ष और विपक्ष पर विचार किया और कहा, यह मामला शुरू से अंत तक उनके कारण हुआ। मैं इस बारे में गलत नहीं हूँ, क्या मैं हूँ? यह सही है। वन हॉर्न टीम के उस विशेषज्ञ ने दिखावा नहीं किया। आदि से अंत तक जो कुछ हुआ था, सब कुछ उसने देखा था। यह मामला वास्तव में वान परिवार के 3 सदस्यों की गलती थी। यह कुछ ऐसा था जिसकी मदद नहीं की जा सकती थी। यदि वन हॉर्न टीम जीत जाती है तो कौन उनके साथ तर्क कर पाएगा? लेकिन ऐसा हुआ कि वे हार गए, जिससे वर्तमान स्थिति पैदा हुई। ऐसा होने पर, भाई, अगर आप मुझ पर हमला करते हैं तो मैं उन्हें जाने दूंगा। हालांकि मैं चाहता हूं कि उनमें से प्रत्येक 5 अरब स्पिरिट क्रिस्टल सौंपे। यह उनके जीवन की कीमत के रूप में माना जाएगा। यह कैसा रहेगा? येज़िवेन ने अपनी शर्तें बताईं। चूंकि यह स्पष्ट था कि इस एक सींग वाले कबीले विशेषज्ञ से निपटने का कोई तरीका नहीं था, तो वह कुछ व्यावहारिक लाभों के लिए इसका आदान प्रदान करेगा। अभी येज़िवेन के पास सबसे ज्यादा स्पिरिट क्रिस्टल की कमी थी। वान कबीले के 3 लोगों का रंग अचानक पीला पड़ गया जब उन्होंने येज़िवेन की स्थिति सुनी। 5 बिलियन स्पिरिट क्रिस्टल उनकी कुल संपत्ति का लगभग पूरा हिस्सा थे। वे येज़िवेन की तरह उड़ाऊ बेटे नहीं थे। 5 बिलियन स्पिरिट क्रिस्टल उनकी कुल संपत्ति थी जो उन्होंने सैकड़ों और हजारों वर्षों से जमा की थी। अगर उन्होंने ये सब कुछ येज़िवेन को दे दिया तो यह रातों रात अपने पूर्व गौरव पर लौटने जैसा होगा। इस समय वे तीनों बहुत भद्दे लग रहे थे। वे या तो मर सकते थे या रातों रात अपनी पूर्व स्थिति में लौट सकते थे। यह एक साधारण बहुविकल्पीय प्रश्न था। कोई भी समझदार व्यक्ति जानता होगा कि कैसे चुनना है। उनमें से 3 निर्णायक लोग नहीं थे, लेकिन अर्धचरण दिव्य क्षेत्र मध्य चरण में एक सींग वाले कबीले के इस विशेषज्ञ ने उन्हें बड़ी उम्मीद दी थी। यदि वे एक सींग वाले कबीले के इस विशेषज्ञ से शरण ले सकते तो शायद उन्हें अपना जीवन खरीदने के लिए यह कीमत चुकाने की आवश्यकता नहीं होती। यह उनकी जीवन भर की संपत्ति थी। यदि वे कर सकते हैं तो वे अपने जीवन को खरीदने के लिए इतने सारे स्पिरिट क्रिस्टल निकालने के लिए क्यों तैयार होंगे? लेकिन जाहिर है, एक सींग वाले कबीले के इस विशेषज्ञ का उनकी रक्षा करने का कोई इरादा नहीं था। आज उसने पहले ही येज़िवेन जैसे विशेषज्ञ को नाराज कर दिया था, जिसका भविष्य उज्ज्वल था। अगर उसने उन्हें उनकी इच्छानुसार जीने दिया तो क्या वह येज़िवेन को मौत के घाट नहीं उतार देगा? यह भी वह करने को तैयार नहीं था। बड़ी क्षमता वाले ऐसे व्यक्ति का सामना करना जिसे मारना भी बेहद मुश्किल था, वह भी येज़िवेन को मौत के घाट उतारने के लिए तैयार नहीं था। इसके अलावा उसने इन 3 लोगों की जान बचाई थी, इसलिए उसने पहले ही उन पर एहसान किया था। क्या किसी की जान से बढ़कर कोई एहसान था? जहां तक संपत्ति आदि का संबंध है, वे उसकी सुरक्षा के दायरे में नहीं थे। उसे येज़िवेन के गुस्से को शांत करने का तरीका खोजना था। यह ठीक है, एक सींग वाले कबीले के उस विशेषज्ञ ने वान कबीले के 3 लोगों को धोखा दिया। जब वान कबीले के 3 लोगों ने एक सींग वाले कबीले के इस विशेषज्ञ को ऐसा कहते सुना तो उनके चेहरे तुरंत राख हो गए। लेकिन कोई दूसरा रास्ता नहीं था। येज़िवेन उन्हें दूर से देख रही थी। अगर उन्होंने स्पिरिट क्रिस्टल नहीं दिए तो हो सकता है कि वे येज़िवेन द्वारा मौके पर ही मारे जाएं। हालांकि वे यह भी जानते थे कि एक सींग वाले कबीले के इस विशेषज्ञ की सुरक्षा के साथ येज़िवेन के लिए ऐसा करना लगभग असंभव था। लेकिन अब जब एक सींग वाले कबीले का यह विशेषज्ञ उनकी रक्षा करने को तैयार नहीं था तो वे और क्या कर सकते थे? हाथ में 15 बिलियन स्पिरिट क्रिस्टल के साथ येज़िवेन की संपत्ति अचानक फिर से बढ़ गई। कम से कम उसके पास इस मार्शल आर्ट को समझने की दौलत थी। उन्हें इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं थी कि उन्हें आधे रास्ते में ही रुकना पड़ेगा। अगर ऐसा हुआ तो यह बहुत अफसोस की बात होगी। स्पिरिट क्रिस्टल पर अपना हाथ जमाने के बाद येज़िवेन ने इस क्षेत्र में एक शीर्ष प्राथमिक स्वर्ग स्तर की मार्शल आर्ट हासिल करना शुरू नहीं किया जैसा कि सभी ने अनुमान लगाया था। इसके बजाय उन्होंने इंटरमीडिएट हेवन लेवल मार्शल आर्ट क्षेत्र की ओर उड़ना जारी रखा। वह इंटरमीडिएट हेवन लेवल मार्शल आर्ट क्षेत्र में उड़ान भरने की योजना नहीं बना सकता है ना? बहुत से लोग येज़िवेन की हरकतों को देखकर खुद को अजीब महसूस कर रहे थे। क्या येज़िवेन वास्तव में स्वर्ग स्तर की शक्ति तकनीक के मध्य स्तर तक उड़ान भरने की योजना बना रही है? यहाँ तक वान कबीले के 3 लोग भी येज़िवेन के प्रति अपनी नाराजगी के बारे में कम परवाह नहीं कर सकते थे। इस समय वे येज़िवेन को अविश्वास से देख रहे थे। यह ज्ञात होना चाहिए कि आरंभिक हेवन रैंक कल्टीवेशन तकनीक क्षेत्र में पहले से ही उन तीनों को एक साथ काम करने की आवश्यकता होती है ताकि वे आगे बढ़ सकें, और मिडिल हेवन रैंक कल्टीवेशन तकनीक प्रारंभिक हेवन रैंक कल्टीवेशन तकनीक क्षेत्र की तुलना में 10 गुना अधिक मजबूत थी। यहाँ तक इन 3 विशेषज्ञों के पास भी, जो दिव्य लोक में आधा कदम थे, आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं था।
अब वहां केवल एक ही व्यक्ति था और वह मानव वंश का बूढ़ा व्यक्ति था जो दिव्य क्षेत्र में आधा कदम था। जिन लोगों ने गहरे स्तर पर बंद कमरे में प्रशिक्षण शुरू नहीं किया था वे सभी एक शिवेन की ओर देख रहे थे। यहां तक नाइन्थ हेवन ट्रांसेंडेंस रियल्म विशेषज्ञ भी कोई अपवाद नहीं थे। हालांकि जब ये जिवेन मध्यवर्ती स्तर के स्वर्ग स्तर के मार्शल आर्ट क्षेत्र के बैरियर पर पहुंचे तो उनके शरीर से एक शक्तिशाली आभा फूट पड़ी जो सीधे एक विशाल आभा क्षेत्र का निर्माण कर रही थी जिसमें वे लिपटे हुए थे। यह आभा क्षेत्र उस समय से अलग नहीं था जब वह प्राथमिक स्तर के स्वर्ग स्तर के मार्शल आर्ट क्षेत्र में पहुंचे थे। ये शिवेन ने सबकी निगाहों की परवाह नहीं की। वह बिल्कुल नहीं रुका बल्कि सीधे इंटरमीडिएट हेवन लेवल मार्शल आर्ट क्षेत्र के सबसे गहरे हिस्से में चला गया। वहां आकाशीय क्षेत्र में आधे कदम के मानव कबीले मास्टर ने इस समय एक इंटरमीडिएट स्वर्ग स्तर की मार्शल आर्ट पकड़ी थी और इसे समझने के लिए बैठने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसने यहां येजिवेन से मिलने की उम्मीद नहीं की थी। उसने येशिवेन को कुछ आश्चर्य से देखा। मूल रूप से उनके अनुमान के अनुसार यदि इन योद्धाओं के बीच कोई दुर्घटना नहीं होती तो कोई भी यहां आगे नहीं बढ़ पाता। कौन जानता था कि वो वास्तव में यहां येशिवेन को देखेगा। उसे येशिवेन का कुछ आभास भी हुआ था। आखिरकार एक मुक्के से मकड़ी की आत्मा को मारना निश्चित रूप से कुछ ऐसा नहीं था जो एक सामान्य व्यक्ति कर सकता था, और वह केवल ट्रांसेंडेंस दायरे के 7वें स्वर्ग में था। किसी की हत्या करना सुस्पष्ट नहीं था। इस खजाने के घर में जहां स्वामी एकत्रित हुए थे, यहां तक कि दिव्य क्षेत्र के स्वामी भी गहरे भाग में सक्रिय थे। प्रारंभिक आकाशीय क्षेत्र में आधे कदम की एक मकड़ी की आत्मा को मारना वास्तव में कुछ भी नहीं था, लेकिन जो वास्तव में सभी को याद आया वह यह था कि वह ट्रांसेंडेंस क्षेत्र के 7वें स्वर्ग में सिर्फ एक बच्चा था। मूल रूप से इस तरह की ताकत खजाने के घर में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त थी, और यह कुछ भी नहीं थी। जो वास्तव में अत्याचारी था वह उनकी ताकत थी। हालांकि कुछ और भी चौंकाने वाला हुआ। न केवल येजिवेन हेवन लेवल इंटरमीडिएट स्तर के मार्शल आर्ट क्षेत्र में नहीं रुके, इसके विपरीत वे सीधे हेवन लेवल इंटरमीडिएट स्तर के मार्शल आर्ट क्षेत्र से गुजरे और हेवन लेवल उन्नत स्तर के मार्शल आर्ट क्षेत्र की ओर बढ़ना जारी रखा। यहां तक स्वर्गीय दायरे के अंतिम चरण के मानव कबीले के बूढ़े व्यक्ति ने भी येशिवेन को आश्चर्य से देखा, इस पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि वह वास्तव में दूसरे क्षेत्र में कदम रख सके? क्या यह बहुत राक्षसी नहीं था? क्या वह इस दबाव के अस्तित्व को बिल्कुल भी महसूस नहीं कर सकता था? यहां तक वांग परिवार के आकाओं को भी उम्मीद थी कि वह ठोकर खा सकता है और खुद को बेवकूफ बना सकता है, लेकिन जल्द ही येशिवेन ने उन्हें निराश कर दिया। न केवल येजिवेन लड़खड़ाया नहीं, बल्कि इसके विपरीत उसका क्यूई और खून उबल गया और वह वास्तव में दूसरे क्षेत्र से होकर उन्नत स्वर्ग स्तर के मार्शल आर्ट क्षेत्र में भाग गया। यह कैसे संभव है? उसने यह कैसे किया? यह वैज्ञानिक नहीं है। उसके पास किसी तरह का मार्शल इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए जो इस दबाव का विरोध कर सके, अन्यथा उसकी ताकत से वह कैसे प्रभावित नहीं हो सकता है। मुझे लगता है कि यह कुछ मार्शल आर्ट का अभ्यास करने के कारण हो सकता है। येजिवेन लगातार कई स्तरों से गुजरी और इसने अचानक अनगिनत लोगों को चौंका दिया। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि येशिवेन वास्तव में ऐसा कर सकती है। यहां तक स्वर्गीय क्षेत्र के अंतिम चरण के मानव कबीले के बूढ़े व्यक्ति ने भी इस समय अविश्वास में येशिवेन को देखा। वह भी उस इलाके से नहीं गुजर सकता था। यह बच्चा कैसे गुजर सकता था? उसके पास किसी प्रकार का मार्शल यंत्र होना चाहिए। इस समय बूढ़े को भी थोड़ा पछतावा हुआ। अगर वह जानता था कि येशिवेन के पास ऐसा कोई युद्धक यंत्र है तो उसे अभी पकड़ लेना चाहिए था और फिर अपना युद्धक यंत्र प्राप्त कर लेना चाहिए था। तब क्या वह उन्नत स्वर्ग स्तर के मार्शल आर्ट क्षेत्र को प्राप्त करने में सक्षम नहीं होगा? निश्चित रूप से, जैसा कि बूढ़े आदमी ने उम्मीद की थी, एडवांस्ड हेवन लेवल मार्शल आर्ट क्षेत्र केवल एक क्षेत्र था जिसमें येजिवेन गया था, और यह सब नहीं। जल्द ही उन्होंने सीधे एडवांस हेवन लेवल मार्शल आर्ट क्षेत्र में प्रवेश किया जैसे कि आसपास कोई नहीं था। इस क्षेत्र में, हालांकि यह असामान्य रूप से चौड़ा था, कुल मिलाकर कुछ ही मार्शल आर्ट थे, लेकिन ये मार्शल आर्ट चमकदार रोशनी दे रहे थे, चमक रहे थे। यदि ये मार्शल आर्ट आकाश में सूर्य थे तो अन्य मार्शल आर्ट अधिक से अधिक सूर्य के बगल के सितारों की तरह थे जो सूर्य की चमक के साथ बिल्कुल भी प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ थे। हालांकि इन लोगों के लिए कोई भी मार्शल आर्ट एक सर्वोच्च मार्शल आर्ट थी और दिव्य क्षेत्र के स्वामी भी इसके दीवाने हो जाएंगे। ये मार्शल आर्ट सभी चमकते हुए चमक रहे थे और थोड़ा अंतर था, लेकिन जल्द ही येजिवेन, जो शांत और केंद्रित थे, ने जल्दी से देखा कि एक मार्शल आर्ट कई अन्य मार्शल आर्ट से घिरा हुआ था और यह स्पष्ट रूप से अन्य मार्शल आर्ट की तुलना में थोड़ा मजबूत था। यह आप है। बिना किसी झिझक के येजिवेन ने जोर से चिल्लाया और स्वर्ग स्तर के शीर्ष ग्रेड मार्शल आर्ट को हथियाने के लिए तुरंत अपना हाथ बढ़ाया। केवल प्रारंभिक स्वर्ग स्तर की मार्शल आर्ट में पहले से ही ऐसी आध्यात्मिक आभा थी, इन उन्नत स्वर्ग स्तर की मार्शल आर्ट का उल्लेख नहीं करना। यदि यह इस विशेष वातावरण से दबा नहीं था तो यह भी कहा जा सकता था कि यह कहा जा सकता है कि यह सीधे एक राक्षस में परिवर्तित हो सकता है जो दुनिया पर हावी होने में सक्षम हो।
जैसे ही येज़िवेन ने अपनी चाल चली, उसने वास्तव में पाया कि ये मार्शल आर्ट तुरंत बिखर गए, जैसे कि वे येज़िवेन द्वारा बिल्कुल भी पकड़े नहीं जा सकते। गति बहुत तेज थी, कुछ उल्कापिंडों की तरह तुरंत आकाश में छाई हुई थी। येज़िवेन बिल्कुल भी नहीं रुके और सीधे एक बड़े हाथ से पकड़कर सबसे उन्नत मार्शल आर्ट की ओर लपके, जिसे उन्होंने पहचाना था। हाँ, वास्तव में खुद को कुछ ज्यादा ही आंक रहे हैं। क्या एडवांस्ड हेवन लेवल मार्शल आर्ट कुछ ऐसा है जिसे वह छू सकते हैं? यह देखते हुए कि येज़िवेन हार गया था, वे मास्टर्स जो केवल दूर से ही देख सकते थे और उन्नत स्वर्ग स्तर की मार्शल आर्ट को छू भी नहीं सकते थे, सभी ने प्रशंसा भरी आवाजें निकालीं। येशिवेन को उनमें से सबसे कमजोर माना जाता था, लेकिन अब वह सबसे ऊपर खड़ा होने में सक्षम था। भले ही उनके पास असाधारण लड़ाई कौशल हो, लेकिन यह सभी की ईर्ष्या को दूर नहीं कर सकता था, विशेष रूप से वांग परिवार के विशेषज्ञ। इस समय वे येज़िवेन को बदनाम करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। खुद को ज्यादा आंकने का क्या मतलब है? मुझे लगता है कि जो लोग वास्तव में खुद को कम आंक रहे हैं वे आपके वांग कबीले हैं और आप वास्तव में मार्शल आर्ट चुराना चाहते हैं। तूने लोहे की थाली पर लात मारी है और तेरा सारा धन चला गया है। अब तुम्हें मौत के मुंह में रोना चाहिए। यह देखते हुए कि वांग कबीले के लोगों ने वास्तव में ऐसा कहा था, इस समय ये कबीले के लोग स्वाभाविक रूप से नाखुश थे और वे सभी येज़िवेन का बचाव करने के लिए बोले। कोई बात नहीं, इस समय वे हमेशा एक ही शिविर में थे, यह उल्लेख नहीं करने के लिए कि दूसरी पार्टी कई वर्षों से ये कबीले के पुराने दुश्मन वांग कबीले थे। वांग कबीले के लोग स्वाभाविक रूप से इस समय मात नहीं खाना चाहते थे और दोनों पक्ष अचानक झगड़ पड़े, लेकिन वे केवल झगड़ते थे, लड़ाई नहीं करते थे। दोनों पक्षों को पता था कि अब न केवल उनके दो कबीले मौजूद थे, बल्कि कई लोग तमाशा देख रहे थे और वे भी इस समय फायदा नहीं उठाना चाहते थे। देखो, वह वास्तव में इसके साथ पकड़ा गया। इस समय किसी ने कहा और सभी की निगाहें येशिवेन पर लौट आईं। लेकिन उन्होंने देखा कि येज़िवेन सुनहरी रोशनी से भरे आसमान से सीधे बाहर निकली और उस मार्शल आर्ट का पीछा किया जो उड़ गई। उस युद्ध कला की गति अत्यंत तीव्र थी। दरअसल यह इतनी तेज थी कि कई लोग इसे अपनी नंगी आंखों से देख भी नहीं पाए। हालांकि येशिवेन और भी तेज थी। उसने कुछ कदमों में उसका पीछा किया और उसे मौके पर ही पकड़ लिया, जैसे कि वह जानता हो कि वह कहाँ भागने वाला है। येज़िवेन ने अपनी गति बहुत अधिक नहीं दिखाई, लेकिन ऐसा लगा कि वह हर बार इसके लैंडिंग बिंदु की भविष्यवाणी करने में सक्षम था। हर बार यह ठीक उस क्षेत्र में था जहां से येशिवेन बच नहीं सकती थी। यह ऐसा था जैसे वह भेड़ चरा रहा हो। धीरे धीरे येशिवेन ने अपने विचारों को समझ लिया। फिर उसने आखिरकार अपनी चाल चली और इस मार्शल आर्ट को अपने हाथों में पकड़ लिया। यह मार्शल आर्ट येज़िवेन के हाथों में लंबे समय तक संघर्ष करती रही। अंत में इसने संघर्ष करना छोड़ दिया। येज़िवेन ने इसका पता लगाने के लिए अपनी दिव्य भावना का उपयोग किया। यह एक फिंगर तकनीक थी। इसे स्काई सेवरिंग फिंगर कहा जाता था। यह उंगली आकाश को काट सकती थी। यह बहुत भयानक था, एक इंसान का जिक्र नहीं। स्काई सेवरिंग फिंगर द्वारा मौके पर पोक किया जाना एक मृतंत होगा। स्वर्ग स्तर के इन शीर्ष स्तर की मार्शल आर्ट में भी यह सबसे उच्च स्तर का अस्तित्व था। येज़िवेन मोटे तौर पर इसे पार कर सकती थी। उन्होंने पाया कि इस तकनीक की सूक्ष्मता ग्रेट ड्रैगन कैप्चर पावर से कमतर नहीं थी। उसके बाद उसके पिता ये जूनशान ने दुनिया को जीतने के लिए ग्रेट ड्रैगन कैप्चरिंग स्किल का इस्तेमाल किया। यह कल्पना की जा सकती थी कि यह मार्शल आर्ट कितनी शक्तिशाली थी। अब स्काई सेवरिंग फिंगर की तुलना वास्तव में ग्रेट ड्रैगन कैप्चरिंग स्किल से की जा सकती है। आसमान को चीर देने वाली उंगली की सूक्ष्मता को दर्शाने के लिए यह काफी था। येज़िवेन के पास शैतान के पंख, ऑब्जर्विंग पसंद स्क्रिप्चर, फीनिक्स रिजनरेशन टेक्निक, टायरेंट बॉडी टेक्निक और कुछ अन्य सीमित मार्शल आर्ट को छोड़कर बाकी सभी मार्शल आर्ट थे। बाकी सभी शीर्ष से संबंधित थे। यहाँ तक 8 खजाने स्वर्ग और पृथ्वी देख जो उसने पहले सीखा था, केवल उसके बराबर था। येशिवेन ने इससे पहले कभी उंगली की तकनीक नहीं सीखी थी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वैसे भी उनकी खेती इस स्तर तक पहुंच चुकी थी। वह निश्चित रूप से सभी प्रकार की मार्शल आर्ट को अपनी उंगलियों पर समझने में सक्षम होगा। वह बहुत संतुष्ट हुआ। उन्होंने शेष मार्शल आर्ट का पीछा करना जारी नहीं रखा। वह हवा में पालथी मारकर बैठ गया और स्काई सेवरिंग फिंगर को समझने लगा। शुरू में येज़िवेन को चिंता थी कि अगर उसके पास पर्याप्त स्पिरिट क्रिस्टल नहीं होंगे तो वह स्काई सेवरिंग फिंगर को समझने में सक्षम नहीं होगा। हालांकि अब वह अचानक एक नया अमीर बन गया था कि उसके पास 15 बिलियन स्पिरिट क्रिस्टल थे। इसलिए उसे अब स्पिरिट क्रिस्टल के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। दूर के उन विशेषज्ञों ने देखा कि येज़िवेन ने आखिरकार एक शीर्ष स्तरीय मार्शल तकनीक छीन ली थी और वे कुछ हद तक ईर्ष्यालु और घृणित थे। उनमें से अधिकांश केवल पृथ्वी स्तरीय मार्शल तकनीकों के आसपास ही रह सकते थे, लेकिन येज़िवेन वास्तव में स्वर्ग स्तर की शीर्ष स्तरीय मार्शल तकनीकों तक पहुंचने और शीर्ष स्तरीय मार्शल तकनीकों को समझने में सक्षम थी। इसके अलावा ऐसा लग रहा था कि वह केवल शीर्ष स्तर की मार्शल तकनीकों को ही इतनी हद तक समझने में सक्षम था।
यदि यहाँ ईश्वर स्तर की मार्शल तकनीक दिखाई देती तो उन्हें संदेह होता कि क्या उसने जाकर ईश्वर स्तर वुशीहे पर कब्जा करने का साहस किया होगा। यह भी बहुत संभव था। हालांकि उनके लिए येकशिवेन की बात को केवल मनोरंजन माना जा सकता था। येकशिवेन सफल हुई या असफल, इसका उनसे कोई लेना देना नहीं था। यह देखते हुए कि येकशिवेन ने पहले ही मार्शल आर्ट को समझना शुरू कर दिया था, उन्होंने तुरंत मार्शल आर्ट की तलाश शुरू कर दी जो उन्हें पसंद थी और समझने लगे। पूरे अंतरिक्ष में पीछा करने की आवाज़ें कम और कम होती गईं। धीरे धीरे यह शांत होने लगा। हर कोई मार्शल आर्ट को समझने लगा। यहाँ तक वान कबीले के 3 विशेषज्ञों ने हाफ सटेप सेलेस्टियल रियल्म के प्रारंभिक चरण में भी उपयुक्त मार्शल आर्ट ढूंढ लिया था और उन्हें समझना शुरू कर दिया था। हालांकि उन्हें येजिवेन ने रातों रात लूट लिया था, लेकिन वे येजिवेन से अलग थे। उन्हें मार्शल आर्ट को समझने के लिए रहस्यमय स्थान पर भरोसा करने की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए हालांकि उन्हें लिंकी का सेवन करने की भी आवश्यकता थी, लेकिन यह येजिवेन की तुलना में बहुत कम भयानक था। यहाँ तक स्पिरिट क्रिस्टल की खपत भी येकशिवेन के बराबर नहीं थी। बेशक उनके प्रभाव भी येकशिवेन के प्रभाव से तुलनीय नहीं थे। येजिवेन ने अभी अभी स्वर्ग की उंगली को पकड़ना शुरू ही किया था कि अचानक उसे लगा कि आसपास का स्थान बदल गया है। वह पहले से ही एक विशाल आवरण से आच्छादित था। येजिवेन को कोई आपत्ति नहीं थी। वैसे भी वह जानता था कि उसके अलावा जिसने इस जबरदस्ती का विरोध करने के लिए देवत्व पर भरोसा किया था, उसके अलावा कोई और इस जगह तक नहीं पहुंच पाएगा। आखिरकार यहाँ कोई वास्तविक दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ नहीं थे। येजिवेन के निरंतर आग्रह के साथ त्यानयुवान दर्पण में अनगिनत स्पिरिट क्रिस्टल सीधे एक स्पिरिट क्यूई लॉन्ग रिवर में जल गए, जिसे सीधे रहस्यमय स्थान में डाला गया। रहस्यमयी जगह के अंदर रंग बिरंगी रोशनी भी फूट रही थी। इसने येजिवेन की चेतना के समूचे समुद्र को लगभग प्रकाशित कर दिया था। उसी समय उसके पीछे एक विशाल प्राचीन वृक्ष की एक धुंधली सी छाया दिखाई दे रही थी। सौभाग्य से वह इस सुरक्षा कवच में छिपा हुआ था, अन्यथा अगर कोई उसे देखता तो यह अनिवार्य रूप से सनसनी पैदा कर देता। उसके पास बहुत सारे रहस्य थे। ट्रू मार्शल वर्ल्ड में ऐसे बहुत से लोग नहीं थे जो ज्ञानवर्धक मन प्राचीन वृक्ष को पहचान सकें। ये मोह एक बूढ़ा राक्षस था जो न जाने कितने वर्षों तक जीवित रहा। अन्यथा अगर उसने ज्ञानवर्धक मन प्राचीन वृक्ष को देखा होता तो भी वह इसके रहस्यों को नहीं जान पाता। अगर लोगों को पता होता कि उनके पास प्रबुद्ध मन प्राचीन वृक्ष है, तो आकाशीय क्षेत्र के विशेषज्ञ भी प्रबुद्ध मन प्राचीन वृक्ष के लिए उनके साथ प्रतिस्पर्धा करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये भी एक ऐसी स्थिति थी जिससे येकशिवेन बचने की पूरी कोशिश कर रही थी। येजिवेन पूरी तरह से समझ की स्थिति में आ गई थी। स्वर्गीय उंगली को पकड़ने के सभी प्रकार के रहस्य और सार डेटा की एक धारा की तरह येजिवेन के दिमाग में दौड़ पड़े और येजिवेन की आत्मा में अंकित हो गए। तो जिवेन की वर्तमान दिव्य भावना उनकी पिछली दिव्य भावना की तुलना में स्वर्ग और पृथ्वी की तरह थी, इसलिए यह उनकी दिव्य भावना पर अधिक प्रभाव नहीं डाल सका, भले ही सेवरिंग हेवनली फिंगर के सभी प्रकार के रहस्य और सार उनकी दिव्य भावना पर हमला करते हों। यह एक बांध की तरह था। लहरें कितनी ही बड़ी क्यों न हो, वे इस बांध को हिला नहीं सकती थीं। स्काई सेवरिंग फिंगर को 5 रूपों में विभाजित किया गया था। उन्हें स्वर्ग कैद करने वाले रूप, स्वर्ग को हिलाने वाले रूप, स्वर्ग को तोड़ने वाले रूप, स्वर्ग को समतल करने वाले रूप और स्वर्ग को अलग करने वाले रूप में विभाजित किया गया था। कुल 5 चालें थीं और उनमें से किसी एक के पास भयानक शक्ति थी जो आकाश और पृथ्वी को रंग बदलने का कारण बन सकती थी। उनमें से कोई भी इतना शक्तिशाली था कि वह आकाश और पृथ्वी को हिला सकता था, तारों को मंद कर सकता था और सूर्य और चंद्रमा को अपनी चमक खो सकता था। जब उच्चतम स्तर तक साधना की जाती है तो शक्ति निश्चित रूप से भयानक होगी। सेवरिंग हेवनली फिंगर की इन 5 चालों का एक साथ अभ्यास नहीं किया जा सकता था, उनका केवल अलग से अभ्यास किया जा सकता था। इस स्वर्ग स्तर की मार्शल आर्ट को समझते समय येजिवेन काफी जोरदार लग रही थी। सबसे पहले वह उंगली की तकनीक में अच्छा नहीं था। एक कहावत थी कि जो समझ ले तो सब समझ जाए। हालांकि वह इसमें अच्छा नहीं था, इसलिए वह जल्दी से इसमें महारत हासिल नहीं कर सका, जैसे उसने तलवार की तकनीक, मुट्ठी की तकनीक, हथेली की तकनीक आदि के साथ किया था। उस समय की तुलना में जब उन्होंने ग्रेट कैप्चरिंग ड्रैगन पावर का अभ्यास किया था, एक ही सांस में इसका उल्लेख नहीं किया जा सकता था। ग्रेट कैप्चरिंग ड्रैगन पावर का अभ्यास करते समय वह हस्तरेखा तकनीक के क्षेत्र से परिचित थे। इसके अलावा ग्रेट कैप्चरिंग ड्रैगन पावर लुओसिटी के ये परिवार का खजाना था। उनके पिता ये जूनशान द्वारा छोड़े गए बहुत सारे साधना अनुभव भी थे जिन्हें वे संदर्भ के रूप में उपयोग कर सकते थे। बड़ी संख्या में स्पिरिट क्रिस्टल के पागलपन से जलने के साथ इसने उन्हें 1 महीने की छोटी अवधि में छोटी उपलब्धि के स्तर तक ग्रेट कैप्चरिंग ड्रैगन पावर का अभ्यास करने की अनुमति दी। और सेवरिंग हेवनली फिंगर का अभ्यास करने के लिए येजिवेन की पहली पसंद हेवन इम्प्रेशनिंग टेक्निक का अभ्यास करना था। अन्य केवल समग्र अभ्यास के प्रमुख बिंदुओं को याद करने के लिए थे।
ये शिवेन को नहीं पता था कि किसने इन मार्शल आर्ट की व्यवस्था की और उन्हें यहाँ रखा। जब ये जिवेन ने इसका पता लगाने के लिए अपनी दिव्य भावना का उपयोग किया तो उसे अचानक लगा कि कोई उसके सामने है जो उंगली की इस तकनीक का प्रदर्शन कर रहा है। एक आकस्मिक बिंदु के साथ दूर आकाश में एक बड़ा छेद दिखाई देगा और अनगिनत दुश्मन एक पल में मर जाएंगे। यह बहुत भयानक था। एक ही समय में सभी 5 चालों का अभ्यास करने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए ये जिवेन केवल स्वर्ग कैद तकनीक का अभ्यास करना चुन सकती थी। उन्होंने हेवन इम्प्रिसनिंग टेक्निक के विभिन्न सार और रहस्यों को निकालने के लिए लगातार रहस्यमय स्थान का उपयोग किया। लेकिन ये जीवेन को जिस बात ने सबसे ज्यादा हैरान किया वह यह था कि मार्शल चरित्र जिसे उसकी चेतना के समुद्र में घसीटा गया था, जब वह लगातार हेवन इम्प्रिजनिंग टेक्निक का अभ्यास कर रहा था तो वह एक बड़ी रोशनी के साथ खिलना शुरू कर दिया। इस प्रकाश ने उसकी चेतना के समुद्र को ढक दिया और तुरंत उसे थोड़ा सा समझा दिया। और यह तब और भी आसान हो गया जब वह सेवरिंग हेवनली फिंगर को समझ रहा था। समय मिनट दर मिनट बीतता गया क्योंकि येजिविन ने स्वर्ग कैद करने की तकनीक को समझना जारी रखा। और आधा साल का समय पलक झपकते ही बीत गया। येजिविन इस अंधेरी जगह में थी। हालांकि वह समय बीतने के प्रति बेहद संवेदनशील था क्योंकि उसने इस हद तक साधना की थी। यह समय के नियम को छूने का अग्रदूत भी था। बहुत समय बीत जाने पर भी उसके मन में कोई भ्रम नहीं था। येजिविन ने आखिरकार इस आधे साल के समय में स्वर्ग कैद तकनीक से एक छोटी उपलब्धि तक का अभ्यास कर लिया था। यह बहुत तेज लग रहा था, लेकिन उसने स्वर्ग कैद तकनीक का अभ्यास करने के लिए 5 अरब स्पिरिट क्रिस्टल का सेवन किया था। फिर भी वह केवल छोटी उपलब्धि के क्षेत्र में स्वर्ग कैद तकनीक का अभ्यास कर सकता था। और वह नहीं जानता था कि उसे महान उपलब्धि के क्षेत्र में इसका अभ्यास करने में कितना समय लगेगा। और वह यह भी नहीं जानता था कि महान उपलब्धि क्षेत्र में इसका अभ्यास करने के लिए उसे कितने स्पिरिट क्रिस्टल का उपभोग करने की आवश्यकता होगी। यह अज्ञात था कि ग्रेट कैप्चरिंग ड्रैगन पावर के अभ्यास की तुलना में यह कितनी गुना अधिक कठिन था। गड़गड़ाहट। पूरे अंतरिक्ष में हिंसक कंपन ने जल्दी से येजिविन को समझ के गहरे स्तर से वापस खींच लिया। येजिविन को होश आया। विरासत की यह भूमि समाप्त होने वाली थी और उन्हें बाहर जाना पड़ा। अपना ध्यान समाप्त करने के बाद निश्चित रूप से इस अंतरिक्ष में कई योद्धा एक के बाद एक बाहर निकलने लगे। पूरी जगह पागलपन से कांप उठी और उन मार्शल आर्ट ने भी धीरे धीरे खुद को छुपा लिया, जिसमें येजिविन की इम्प्रेसनिंग हेवनली फिंगर भी शामिल थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे अगले उद्घाटन की प्रतीक्षा कर रहे थे और भाग्य के लोगों का अगला जत्था दिखाई देगा। येजिविन तुरंत बिना किसी झिझक के भीड़ के साथ निकल गए। हालांकि उसने अपने शैतान के पंख नहीं खोले थे, फिर भी उसकी गति बहुत तेज थी। जल्द ही उन्होंने ज्यादातर लोगों को पीछे छोड़ दिया और मार्शल आर्ट टैबलेट से बाहर निकल गए। तेज धूप की एक झिलमिलाहट सीधे उनके चेहरे पर लगी। यदि यह एक सामान्य व्यक्ति होता तो वे शायद मौके पर ही अंधे हो जाते। हालांकि यहाँ हर कोई साधना में निपुण था, इसलिए यह थोड़ा सा प्रकाश कुछ भी नहीं था। सभी के मार्शल आर्ट टैबलेट से बाहर आने के बाद वे जल्दी से एक के बाद एक चले गए। मार्शल आर्ट टैबलेट के बाहर सिर्फ ये परिवार के लोग इंतजार कर रहे थे। जाहिर है वे येजिविन का इंतजार कर रहे थे। जब उन्होंने येजिविन को देखा तो उनकी आंखों में कृतज्ञता का भाव था। येजिविन की वजह से उन सभी को बहुत फायदा हुआ था। अगर येजिविन नहीं होते तो वे बाद की मार्शल आर्ट हासिल नहीं कर पाते। उनके बीच पूरे स्तर का अंतर था। हालांकि येजिविन की तुलना में उन्होंने जो हासिल किया था वह कुछ भी नहीं था। येजिविन ने एक शीर्ष स्तरीय हेवन रैंक मार्शल आर्ट प्राप्त की थी। उनके लिए यह केवल एक काल्पनिक कहानी थी। उनके लिए स्वर्ग श्रेणी की सर्वोच्च मार्शल आर्ट कुछ ऐसी थी जिसे शायद उन्हें अपने जीवन काल में छूने का मौका कभी न मिले। येजिविन, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको भविष्य में किसी चीज की आवश्यकता हो तो बस मुझे बताएं। ये ने आगे बढ़कर कहा। ये परिवार के अन्य विशेषज्ञों ने एक के बाद एक सिर हिलाया। जाहिर है यह वही था। येजिविन मुस्कुराए। हालांकि ये परिवार के इन योद्धाओं को शीर्ष स्तर का विशेषज्ञ नहीं माना जाता था, लेकिन ये परिवार के मुख्य आधार थे। आखिरकार वे स्वर्ग क्षेत्र के विशेषज्ञ केवल निवारक के रूप में काम करने के लिए थे और वे अक्सर बाहर नहीं आ सकते थे। वास्तव में ये परिवार की प्रतिष्ठा को पूरे प्राचीन बैरेंस महाद्वीप में फैलाने के लिए उन्हें अभी भी इन लोगों पर निर्भर रहना पड़ा। कनेक्शन और क्या नहीं थोड़ा थोड़ा करके बनाया गया था। यह सिर्फ एक छोटा सा प्रयास है। यह कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं, हम इस दया को याद रखेंगे। ये ने मुस्कराते हुए कहा, क्या तुम्हारी आगे जाने की कोई योजना है? ये के पास भी एक विचार था। वह येजिविन के साथ काम करना चाहते थे। आखिरकार येजिविन की ताकत उन्हें कई जगहों का पता लगाने की अनुमति देती अगर वे उसके साथ हाथ मिलाते। ये परिवार के अन्य विशेषज्ञ भी थोड़े ललचा गए थे। कानून प्रकटीकरण क्षेत्र के 9वें स्तर पर उनकी ताकत के साथ उन्हें पूरे खजाने के घर में केवल औसत दर्जे का ही माना जा सकता है।
कई जगह तो ऐसी थी जहां जा ही नहीं सकते थे। हालांकि अगर ये ज़िवेन और ये ही उनका नेतृत्व कर सकते हैं तो स्थिति पूरी तरह से अलग होगी। मैं ये कियान के साथ आया था, लेकिन हम कुछ समय पहले अलग हो गए थे। अब मेरी योजना उसके साथ जाने और मिलने की है। क्या आपके पास कोई खबर है? ये ज़िवेन ने पूछा। हालांकि इस खजाने को कोषागार कहा जाता था, लेकिन यह वास्तव में एक विशाल संसार था। ये कियान और अन्य लोगों से अलग होने के बाद उन्हें फिर से खोजना आसान नहीं था। यह भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा था। उन्हें अकेला पाना उनके लिए आसान नहीं था। हालांकि ये लोग कनेक्शन के एक विशाल नेटवर्क का प्रतिनिधित्व करते थे, इसलिए यह निश्चित नहीं था कि उन्हें पता चल जाएगा। तो तुम ये कियान के साथ आए? ये अचानक समझ गया। वे सभी एक ही पीढ़ी के जीनियस थे, इसलिए इस समय उनका एक साथ दिखाई देना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। हालांकि उन्होंने पहले उल्लेख किया था कि वे अलग हो गए थे। कोई आश्चर्य नहीं कि वह अब अकेला था। इसके बारे में इस तरह सोचना यह अजीब नहीं था। हालांकि इन लोगों को ये कियान के बारे में कोई खबर नहीं थी, लेकिन वे सभी ये ज़िवेन को कुछ जानकारी खोजने में मदद करने के लिए सहमत हुए। सभी ने देखा कि एक शिवेन का उनके साथ रहने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए उन्होंने रुकना जारी नहीं रखा। इसके बजाय वे 2-2 और 3-3 में बिखर गए। ये ज़िवेन ने भी जल्दी ही विरासत की इस भूमि को छोड़ दिया। मार्शल डाउ टैबलेट की यह यात्रा मुनाफे से भरी कही जा सकती है। इस यात्रा को सार्थक बनाने के लिए बस स्काई सेवरिंग फिंगर ही काफ़ी थी। यह भी कहा जा सकता है कि स्काई सेवरिंग फिंगर प्राप्त करने के बाद खजाने की उनकी यात्रा व्यर्थ नहीं थी। ये शिवेन के पास कोई और फालतू अनुरोध नहीं था। अब उसका हर कदम ठोस था। फिलहाल ये कियान की कोई खबर नहीं थी। उसने ये कबीले के विशेषज्ञों से उसके बारे में पूछताछ करने के लिए कहा था, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं थी। इसलिए वह नदी में लौट आया और मौके पर ही उसमें डुबकी लगा दी। पूरी नदी जानलेवा थी और नदी के दूसरी तरफ खून की नदी थी। खून की नदी से अनगिनत क्रोधी आत्माओं के रोने की आवाज़ सुनी जा सकती थी और अनगिनत काली परछाइयां भी आगे पीछे घूम रही थीं। यह अज्ञात था कि वे किस प्रकार के भूत थे। ये ज़िवेन नदी के तल पर अकेला था और कोई भी उसे परेशान करने नहीं आएगा। ये ज़िवेन ने इस बार अपनी दिव्यता को प्रकट नहीं किया, बल्कि सीधे अपने शरीर से इसका विरोध किया। उसके शरीर को तेज आवाज़ों से भरा कहा जा सकता है और संक्षारक नदी का पानी सीधे उसके शरीर को गलाने लगा। इस समय ये ज़िवेन लगातार अत्याचारी शरीर शास्त्र का संचालन कर रही थी, खेती करने के लिए संक्षारक नदी के पानी को धीरे धीरे अवशोषित कर रही थी। उनके चेहरे पर बेहद दर्दनाक भाव थे। नदी का पानी सीधे उसके शरीर में समा जाता था, हर पल उसके शरीर की कोशिकाओं का क्षरण करता था। यह एहसास बेहद असहज था। एक सामान्य व्यक्ति अब तक सीधे हड्डियों के ढेर में जीर्ण हो चुका होता। ये ज़िवेन बमुश्किल इसका विरोध करने में सक्षम थी, लेकिन वह मुश्किल से इसका विरोध कर पा रही थी। गंभीर दर्द ने उसके रंग को बदल दिया और उसका चेहरा घातक रूप से पीला पड़ गया। उसका पसीना अभी अभी बह निकला था, लेकिन वह तुरंत वाष्पित हो गया और शून्य में बदल गया। वह केवल बलपूर्वक इस भयानक संक्षारक जल को सहन कर सकता था। उसकी अनगिनत कोशिकाएं एक पल में नष्ट हो गईं और फिर एक पल में फिर से बन गईं। हर बार जब उन्हें नष्ट किया गया और फिर से बनाया गया, तो उनकी कोशिकाएं और भी अधिक लचीली हो जाएंगी। यह मानव शरीर की स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी, ठीक वैसे ही जैसे अगर किसी व्यक्ति की हड्डी टूट जाए तो हड्डी की कठोरता पहले से कहीं ज़्यादा सख्त हो जाएगी। यह मानव शरीर की वृत्ति थी। इसके अलावा ये ज़िवेन अभी भी लगातार तानाशाह बॉडी स्क्रिप्चर का संचालन कर रही थी और उसका शरीर लगभग लगातार नष्ट और पुनर्जन्म हो रहा था, क्योंकि उसका पूरा शरीर संक्षारक पानी में डूबा हुआ था और वह लगातार संक्षारक पानी को अवशोषित कर रहा था। इसलिए उसके शरीर का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जो इस संक्षारक पानी में न भिगोया गया हो। यह सबसे भयानक बात थी। पहले तो तेज दर्द ने उनके चेहरे को पीला कर दिया, लेकिन बाद में इस दर्द ने उन्हें सुन्न कर दिया, क्योंकि उनके शरीर का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जिसमें दर्द न हो और उन्हें लगा कि उनका शरीर मौके पर ही गिर जाएगा। हालांकि इस संक्षारक पानी के क्षरण के तहत ये ज़िवेन के शरीर का सबसे नाजुक हिस्सा पहले ढह गया था और फिर पुनर्निर्माण किया गया था। उसके शरीर की ताकत थोड़ी बढ़ गई और फिर वह फट गया, जीर्ण हो गया और फिर से बनाया गया। उसने इस तरह की भावना को लंबे समय से महसूस नहीं किया था, क्योंकि तानाशाह शरीर शास्त्र की उसकी वर्तमान साधना से बहुत से लोग उसे घायल नहीं कर सकते थे। अतीत में केवल जब उसके शरीर ने बड़ी प्रगति की थी तब वह ऐसा महसूस करता था, लेकिन अब उसका तानाशाह शरीर शास्त्र पहले ही 9वीं परत तक पहुंच चुका था और यह भी कहा जा सकता था कि वह सीमा तक पहुंच गया था और यह होगा आगे जाना बहुत कठिन हो। हालांकि 10वीं परत का एक पौराणिक अस्तित्व था, लेकिन यहाँ तक येमो ने भी कहा कि उन्हें नहीं पता था कि एक शिवेन तानाशाह शरीर शास्त्र को 10वीं परत तक धकेल पाएंगे या नहीं। केवल अपने वर्तमान शरीर पर भरोसा करके ये ज़िवेन पहले से ही उसी स्तर के ड्रैगन कबीले के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम था, और यदि वह 10वीं परत में प्रवेश कर सकता था तो वह ड्रैगन के कुछ प्रतिभाशाली शैतानों के साथ भी मुकाबला करने में सक्षम होगा।
कबीला, और इसका मतलब यह होगा कि उसका शरीर सही मायने में पहुंच गया था। शिखर, चरम सीमा, कलश, पर्वत शिखा, चरम सीमा पर चढ़ना। हालांकि वह अभी तक इस स्तर तक नहीं पहुंचा था, लेकिन प्राकृतिक अभ्यास पर भरोसा करना पहले से ही बहुत कठिन था। इसलिए यह अभ्यास बेहद दर्दनाक था और वे खपत की गई कोशिकाएं फिर से प्रकट नहीं होंगी, जो मरने के बराबर थी। इस जीवन काल में एक व्यक्ति की कोशिकाएं सीमित थीं, दूसरे शब्दों में वह अपनी जीवन शक्ति का उपभोग कर रहा था और अपने तानाशाह शरीर शास्त्र की प्रगति के बदले में अपनी जीवन शक्ति का उपयोग कर रहा था। लेकिन फिर भी ये शिवेन अभी भी बहुत खुश थी। ये जीवेन का तानाशाह शरीर अधिक से अधिक अत्याचारी होता जा रहा था, क्योंकि इसे लगातार तोड़ा जा रहा था और फिर से बनाया जा रहा था। यह ज्यादा नहीं था, लेकिन निस्संदेह यह उनके लिए एक बड़ा आश्चर्य था, क्योंकि लंबे समय से उन्होंने अपने तानाशाह शरीर में कोई प्रगति नहीं की थी। वह नदी के तल पर पालथी मारकर बैठ गया, गतिहीन। इस समय उसके कानों में गड़गड़ाहट की आवाज आई और उससे ज्यादा दूर नहीं, खून की नदी में एक भूतिया छाया लगातार गर्जना कर रही थी, उन नाराज आत्माओं को खा रही थी और लगातार अपनी आंखें खोल रही थी। ये जीवेन को उससे दूर नहीं देख रही थी, दुर्भावनापूर्ण इरादों के साथ। तू जीवेन ने इन भूतिया परछायों को देखा, व्यंग्य किया और कहा, वास्तव में लापरवाह मूर्खों का एक समूह। ये जीवेन तुरंत खड़ा हो गया और सड़े हुए पानी को अपने शरीर पर लगने दिया। शुरुआत की तुलना में ये जीवेन ने एक क्षण पहले की तुलना में बहुत अधिक अनुकूलन किया था, क्योंकि उसके शरीर की कोशिकाएं लगातार नष्ट हो रही थीं और पुनर्निर्माण कर रही थीं, और पहले की तुलना में बहुत अधिक दृढ़ थीं और संक्षारक नदी के पानी का विरोध करने के लिए स्वचालित रूप से कुछ कारक भी उत्पन्न किए थे। मूल रूप से इस तरह के परिवर्तन में सामान्य विकास के कई साल लगेंगे और जीवों की कई पीढ़ियां विकसित होने और पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों के अनुकूल होने में सक्षम होंगी। लेकिन ये जीवेन अलग थे, उनका मार्शल आर्ट अभ्यास अब सामान्य नहीं था व्यक्ति, और ये विकास हासिल करने में कई साल लग सकते थे, लेकिन उन्होंने इसे कम समय में पूरा कर लिया था। हालांकि इसके बदले में उन्होंने बहुत सारी जीवन शक्ति का उपभोग किया था। ये जीवेन यह भी जानते थे कि जैसे जैसे उनके शरीर में प्रतिरोध मजबूत और मजबूत होता गया, इस सड़े हुए पानी का अभ्यास करने का प्रभाव भी बदतर और बदतर होता जाएगा, और अंततः वह उस प्राणी की तरह बन जाएगा जो इस सड़े हुए पानी में रहने के लिए पैदा हुआ था। नदी और सड़ा हुआ पानी नहीं होगा उसे बिल्कुल चोट पहुंचाने में सक्षम। इस तरह का बदलाव कुछ ऐसा था जिसे वह भी नहीं रोक सके। यह एक जैविक वृत्ति थी। यदि वह खेती करने के लिए स्थानिक तूफानों का उपयोग करता तो यह वैसा ही होता। उस समय वह उन प्राणियों की तरह होगा जो स्थानिक अशांति में रहते थे, स्थानिक अशांति में स्वतंत्र रूप से जीने में सक्षम थे। लेकिन सौभाग्य से यह इतनी जल्दी नहीं होगा। यह सड़ा हुआ पानी काफी समय तक उसके अत्याचारी शरीर की ताकत को लगातार मजबूत करने के लिए पर्याप्त था। ये जीवेन बोलने के बाद सीधे एक कदम आगे बढ़ा और उन भूतिया परछाइयों ने उनके सामने केवल एक धुंधलापन महसूस किया, और ये जीवेन पहले ही खून की नदी में जा गिरे थे। हालांकि वे एक ही नदी में थे, अकादमिक और सड़े हुए पानी की नदी स्पष्ट रूप से अलग हो गई थी। जैसे कि एक कुएं का पानी नदी के पानी में हस्तक्षेप नहीं करता था, या यह कहा जा सकता है कि पानी के ये दो पूरी तरह से अलग घनत्व नहीं थे, बिल्कुल संगत। दो पूरी तरह से अलग दुनिया बनाते हुए सड़े हुए पानी की नदी में एक मृत दुनिया थी। घास का एक तिनका भी नहीं उगता था और किसी भी जीवित प्राणी के लिए जीवित रहना असंभव था। लेकिन खून की नदी में यह पृथ्वी पर नरक की तरह था, और अनगिनत क्रोधित आत्माएं उसमें रो रही थीं और विलाप कर रही थीं। ये जीवेन खून की नदी में कूद गए और उनके शक्तिशाली क्यूई और खून ने न केवल उन भूतिया छायाओं का ध्यान आकर्षित किया, बल्कि वे नाराज आत्माएं भी एक के बाद एक चिल्लाती और चिल्लाती हुई ऊपर आ गईं। कई वर्षों के बाद उनका आध्यात्मिक ज्ञान लंबे समय तक बिना किसी निशान के नष्ट हो गया था, और इस समय केवल उनकी सहज प्रवृत्ति ही बची थी। एक जीवित प्राणी को भागते हुए देखकर वे मारने के लिए ये जीवेन की ओर दौड़े। ये जीवेन ने बस ठंडी सूंघी और उसका शरीर तुरंत हिल गया, और आसपास की अनगिनत नाराज आत्माओं को मौके पर ही ये जीवेन के रियल युवान ने राख कर दिया, और एक पल के लिए उसके आसपास के सैकड़ों मीटर के दायरे के क्षेत्र को साफ कर दिया गया, केवल बहती रक्त नदी छोड़कर। लेकिन ये केवल एक पल के लिए था, और तुरंत अधिक क्रोधी आत्माएं इस अंतर को भरने के लिए आ गईं। इन नाराज आत्माओं ने लंबे समय तक अपनी चेतना खो दी थी, केवल खून की प्यासी वृत्ति छोड़कर। ये जीवेन के शरीर में बढ़ते खून ने उन्हें एक बिल्ली की तरह मछली की गंध दी, जो पागलों की तरह दौड़ रही थी। ये जीवेन का शरीर रक्तरंजित प्रकाश से चमक उठा। ये क्रोधी आत्माएं ये जीवेन के पास बिल्कुल भी नहीं जा सकती थीं, और त्यानयुवान दर्पण द्वारा उसी स्थान पर उन्हें बहा दिया गया था जो त्यानयुवान दर्पण के लिए पोषण बन गया था। हालांकि वहां बहुत अधिक क्रोधित आत्माएं थीं, और वह नहीं जानता था कि वहां कितनी संख्याएं थीं। इन नाराज आत्माओं ने उसे सांस लेने की बिल्कुल भी जगह नहीं दी। ये क्रोधी आत्माएं लगभग ये जीवेन द्वारा मार दी गई थीं, लेकिन जल्द ही वे एक साथ इकट्ठा हो गए। अनगिनत नाराज आत्माएं विलाप करती और एक साथ विलीन हो जाती, और वास्तव में एक विशाल सिर एक पहाड़ी के आकार में विलीन हो जाती। उसके शरीर से अजीब आभा के घेरे निकले। यह निश्चित रूप से इन नाराज आत्माओं का संग्रह नहीं था।
ये शिवेन ने आखिरकार इसका गंभीरता से सामना करना शुरू किया और तुरंत अपनी उंगली उठाई। स्वर्ग को कैद करना। ये जीवेन की चीख के साथ हवा में एक बड़ी उंगली दिखाई दी। उंगली अनगिनत गूढ़ कानूनों के साथ चमकती है, एक भयानक आभा को बाहर निकालती है, जैसे कि उंगली आकाश को कैद करने जा रही हो। बूम! ये जीवेन की प्रिजनिंग द हेवंस फिंगर तुरंत उसमें चली गई और अनगिनत नाराज आत्माएं मौके पर ही मारे गए, हरे धुएं के बादल में बदल गए। ये जीवेन के शरीर के भीतर जेन युआन का एक छोटा सा हिस्सा तुरंत खा गया। यहां तक अगर उसने स्वर्ग स्तर की मार्शल आर्ट सीखी होती तो भी इसका उपयोग करना आसान नहीं होता। एक सामान्य व्यक्ति के लिए ये शिवेन जैसा गहरा कौशल होना असंभव था। ये जीवेन की उंगली से पूरे सिर में जगह जगह छेद हो गया था और वह लगभग उसी जगह गिर पड़ा था। हालांकि ये जीवेन ने उन्हें सांस लेने का मौका नहीं दिया और सीधे मौके पर ही ग्रेट ड्रैगन कैप्चर तकनीक को पकड़ लिया, जो एक राक्षसी ड्रैगन पंजे में बदल गई और तुरंत इन नाराज आत्माओं को मौत के घाट उतार दिया। ये शिवेन ने जल्द ही पता लगा लिया कि इन नाराज आत्माओं की ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद यह वास्तव में उनकी आध्यात्मिक साधना को बढ़ा सकता है। ये नाराज आत्माएं इस नदी में कई सालों से थीं और यह कहा जा सकता है कि उनकी चेतना लंबे समय से मिटा दी गई थी। आक्रोश के अलावा वे बिना किसी अन्य अशुद्धियों के शुद्ध ऊर्जा निकाय बन गए थे। इन नाराज आत्माओं को अवशोषित करने के बाद उनकी आध्यात्मिक साधना वास्तव में नग्न आंखों से दिखाई देने वाली गति से थोड़ा सुधार कर सकती है। उनके स्तर पर जरा सा भी सुधार बहुत कम होता था। आम लोग इसे आत्मसात करने की हिम्मत नहीं कर पाते थे क्योंकि इन तामसिक आत्माओं के भीतर बहुत आक्रोश था। यदि वे बहुत अधिक आत्मसात कर लेते हैं तो वे आक्रोश से ग्रस्त हो सकते हैं और अंत में उनके मन पर प्रभाव पड़ेगा और वे पानी में इन भूतों की तरह राक्षस बन जाएंगे। हालांकि ये शिवेन को इस तरह की कोई चिंता नहीं थी। उन्हें प्रबुद्ध मन प्राचीन वृक्ष का संरक्षण प्राप्त था, अतः कोई भी आध्यात्मिक आक्रमण उसके लिए कुछ भी नहीं था। उसे प्रभावित करना संभव नहीं था। निश्चित रूप से जैसे ही उसने इन क्रोधित आत्माओं को अवशोषित किया, इन क्रोधित आत्माओं में आक्रोश को प्रबुद्ध मन प्राचीन वृक्ष द्वारा मौके पर ही पराजित कर दिया गया। टकराना, टकराना, टकराना। ये शिवेन ने बेरहमी से हमला किया। हर बार जब उसने हमला किया तो वह बड़ी संख्या में बदमाशों को सीधे मार सकता था और उन्हें अवशोषित कर सकता था। उनकी आध्यात्मिक साधना वास्तव में निरंतर बढ़ने लगी। प्रत्येक क्रोधित आत्मा की ऊर्जा अधिक नहीं हो सकती है, लेकिन यहाँ आत्माओं की संख्या इतनी बड़ी थी कि यह कई प्राचीन युद्ध क्षेत्रों में क्रोधित आत्माओं की तुलना में बहुत अधिक होनी चाहिए। गुणवत्ता अपर्याप्त थी, लेकिन यह मात्रा के साथ इसकी भरपाई करने के लिए पर्याप्त थी। तो जीवेन ने अथक हमला करना जारी रखा। हालांकि इन क्रोधित आत्माओं की संख्या बहुत बड़ी थी, लेकिन वे वास्तव में अक्षय नहीं थे। जल्द ही हजारों मील के दायरे में आने वाली क्रोधी आत्माओं को उसके द्वारा लगभग मार डाला गया। इसके अलावा उनके शरीर से निकली भयानक आभा ने उन क्रोधी आत्माओं को भी डरा दिया था। हालांकि वे केवल अपनी प्रवृत्ति के आधार पर कार्य कर सकते थे, यह ठीक था क्योंकि वे केवल अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा कर सकते थे कि वे बहुत अधिक संवेदनशील थे और उनके शरीर से निकलने वाली आश्चर्यजनक भयावह आभा को महसूस कर सकते थे। ये जीवेन ने देखा कि इन क्रोधित आत्माओं का वध कर दिया गया था और किसी भी क्रोधित आत्मा ने आने की हिम्मत नहीं की। तो वह रुक गया और पालथी मारकर बैठ गया। वह बस अपनी साधना शुरू करने ही वाला था और अपने शरीर में लंबे समय से मौजूद असंतोष को समाप्त करने वाला था। हालांकि ये नाराजगी वास्तव में उसे प्रभावित नहीं कर सकती थी, लेकिन यह वास्तव में अपमानजनक था। जो लोग उसे नहीं जानते थे वे सोचेंगे कि वह एक बूढ़ा भूत था जिसके चारों ओर इतनी भारी नाराजगी और भूतिया ऊर्जा थी। ये जीवेन, मुसीबत आ रही है। मुझे डर है कि तुम आराम नहीं कर पाओगी। इस समय येमो ने ठंडेपन से कहा। ये शिवेन ने ऊपर देखा और खून से रंगी अंतहीन नदी के बीच में अनगिनत अजीबोगरीब मगरमच्छों को अपनी ओर तेजी से भागते हुए देखा। रक्त नदी में रहने वाले इस प्रकार के रक्त मगरमच्छ ने एक खतरनाक आभा बिखेर दी। हालांकि यह उन भूतों की परछाइयों की तरह अत्याचारी नहीं था और हर एक कानून अभिव्यक्ति दायरे के 7वें या 8वें स्तर पर अधिक से अधिक था। इसने संख्या में जीत हासिल की। यह भारी था। उनमें से कम कुछ हजार सभी एक शिवेन द्वारा आकर्षित थे। ये रक्त मगरमच्छ शायद नदी के पानी और दुष्ट आभा से बने थे। वे बहुत ही भयानक थे। यदि कानून प्रकटीकरण क्षेत्र के 9वें स्तर पर एक साधारण मास्टर उनके द्वारा लक्षित किया गया था तो यह एक मृतंत होगा। ये शिवेन ने उपेक्षा करने की हिम्मत नहीं की। अभी अभी क्रोधित आत्माओं के विपरीत क्रोधित आत्माएं भौतिक शरीर के बिना केवल ऊर्जा निकाय थीं। संक्षेप में यह येजीवेन के लिए बहुत अधिक खतरा नहीं था, जिन्हें मिंगक्सिन प्राचीन वृक्ष का संरक्षण प्राप्त था। लेकिन ये खून से लथपथ मगरमच्छ अलग थे। वे उसके लिए एक बड़ा खतरा पैदा करने के लिए पर्याप्त थे। हालांकि ये शिवेन डरने वाली नहीं थी। वह चिल्लाया और उसके सिर के ऊपर एक विशाल कड़ाही दिखाई दी। एक हल्का पर्दा नीचे लटका हुआ था और वह उसमें लिपटा हुआ था। यह 8 खजाना ब्रह्मांड कालड्रॉन था। हालांकि त्यानुवान मिरर वही काम कर सकता था, लेकिन इसके और 8 ट्रेज़र यूनिवर्स कालड्रॉन के बीच कुछ अंतर था जो रक्षा में विशिष्ट था।
सुरक्षा के रूप में 8 खजाना ब्रह्मांड कड़ाही के साथ येज़िवेन को डरने की कोई बात नहीं थी। इससे पहले कि वह भाग पाता, खून से लथपथ ये विशाल मगरमच्छ पहले ही उस पर झपट पड़े और उसे घेर लिया। डांग डांग डांग। इन रक्त मगरमच्छों ने 8 खजाने वाले ब्रह्मांड कालड्रॉन को मारा, लेकिन वे सभी बिना किसी अपवाद के उछल गए। हालांकि येज़िवेन अभी भी 8 ट्रेज़र यूनिवर्स कालड्रॉन की पूरी शक्ति का उपयोग नहीं कर सका, यह आखिरकार एक शीर्ष स्तरीय हेवन ग्रेड मैजिक हथियार था। यहाँ तक अगर इसका केवल एक छोटा सा कार्य था, तो यह येज़िवेन के बचाव को उच्च स्तर तक ले जाने के लिए पर्याप्त था। अगर वह तब तक इंतजार करता जब तक कि वह 8 ट्रेज़र यूनिवर्स कालड्रॉन में पूरी तरह से महारत हासिल नहीं कर लेता, तो इस तरह का हमला न केवल येज़िवेन को चोट नहीं पहुंचा सकता था, बल्कि 8 ट्रेज़र यूनिवर्स कालड्रॉन द्वारा मौत के घाट उतार दिया जाएगा। येज़िवेन के पास अपने शरीर की रक्षा के लिए 8 खजाना ब्रह्मांड कालड्रॉन था और अपने शरीर की रक्षा के लिए अत्याचारी शरीर था। येज़िवेन को जरा भी हिचकिचाहट नहीं थी। उसने बार बार हमला किया। वह उनके आकस्मिक आक्रमण से तनिक भी नहीं डरा। हालांकि खून से लथपथ मगरमच्छों की संख्या बहुत बड़ी थी, लेकिन येज़िवेन के लिए यह केवल कुछ समय की बात थी। थोड़ी देर के बाद खून से भरे मगरमच्छों की एक लहर सीधे येज़िवेन द्वारा काट दी गई और खून की धुंध के ढेर में फैल गई। उसके बाद त्यानयुवान दर्पण ने रक्त की धुंध को अवशोषित कर लिया। 1 लहर, 2 लहरें, 3 लहरें, 4 लहरें। येज़िवेन खुद नहीं जानता था कि उसने राक्षसों की कितनी लहरों का वध किया था। उनमें क्रोधी आत्माएं, खून से लथपथ मगरमच्छ, भूतों की छाया और कई अन्य अज्ञात राक्षस थे। येज़िवेन ने पता लगाया कि इस रक्त नदी में बहुत सारे अजीब जीव हैं। यह उससे कहीं अधिक था जितना उसने पहले सोचा था। दूसरे शब्दों में, वह पहले से ही इस कहावत का कायल था कि किस तरह का वातावरण किस तरह के जीवों को पैदा कर सकता है। अन्य बातों की तो बात ही क्या, केवल कानून प्रवर्तन स्वर्गीय कारागार में ऐसा भयानक वातावरण ऐसे भयानक हड्डी वाले जानवर को जन्म दे सकता है। यह सिर्फ अपने शरीर से दिव्य क्षेत्र के मास्टर को मार सकता है। यह वास्तव में पहले से ही प्राकृतिक व्यवस्था के खिलाफ था। येज़िवेन ने यह कहने का साहस किया कि वह केवल अपने शरीर के साथ ऐसा नहीं कर सकता। कम से कम समान स्तर के मामले में तो वह ऐसा नहीं कर सकते थे। यह केवल इतना कहा जा सकता था कि दुनिया बड़ी और अजीब चीजों से भरी थी। येज़िवेन को नहीं पता था कि वह इस रक्त नदी में कितने समय से अभ्यास कर रहा था। वह उसमें पूरी तरह डूब चुका था। दिन में वह नदी के सड़े पानी में अपने अत्याचारी शरीर का अभ्यास करता। रात में, जब रक्त नदी में ये काले जीव सबसे अधिक सक्रिय होते थे, तो वह दौड़कर उन्हें मार डालता था। वह नहीं जानता था कि यह नदी कितनी लंबी है और न जाने कितने खूंखार जीव उसमें खुलेआम विचरण कर रहे थे। येज़िवेन की गतिविधियों का दायरा भी धीरे धीरे बढ़ गया था। केवल 1 महीने में उसकी गतिविधि का दायरा अप्रत्याशित रूप से हजारों मील तक फैल गया था। इस हजारों मील को कम मत समझो। यदि यह अन्य स्थानों पर होता, तो यह सीमा वास्तव में कुछ भी नहीं होती। लेकिन इस अत्यधिक भीड़ भाड़ वाली नदी में यह सीमा अत्यंत असाधारण थी। इस अवधि के दौरान भी येज़िवेन ने एक सांस में अर्धचरण दिव्य क्षेत्र प्रारंभिक चरण के 1 दर्जन से अधिक राजाओं का वध कर दिया था। कहने की बात नहीं है, एक बार उनका सीधा सामना हाफ स्टेप सेलेस्टियल रियल मिडिल स्टेज के एक शीर्ष राजा से हुआ था। उस लड़ाई में येज़िवेन केवल लड़ सकती थी और पीछे हट सकती थी। 8 खजाना ब्रह्मांड कड़ाही की सुरक्षा के साथ अर्धचरण दिव्य क्षेत्र मध्य चरण का वह शीर्ष भूत छाया राजा उसका कुछ नहीं कर सका। लेकिन उसकी ताकत भी बहुत दूर थी और वास्तव में इस शीर्ष घोस्ट शैडो किंग ऑफ हाफ स्टेप सेलेस्टियल रियलम मिडिल स्टेज के लिए कुछ भी करने का कोई तरीका नहीं था। हालांकि इस तरह के एक अच्छे प्रतिद्वंद्वी के साथ येज़िवेन, जिसके पास 8 ट्रेज़र कॉस्मोस कॉल्ड्रॉन और अत्याचारी शरीर था, अक्सर इस शीर्ष घोस्ट शैडो किंग ऑफ हाफ स्टेप सेलेस्टियल रियलम मिडिल स्टेज को पाता था। उन्होंने इसे एक बहुत अच्छा प्रशिक्षण लक्ष्य माना। सबसे पहले, यह शीर्ष दर्जे का घोस्ट शैडो किंग गुस्से में था कि येज़िवेन ने उसके दरवाजे पर आने की हिम्मत की। इसने येज़िवेन के साथ जमकर लड़ाई की, लेकिन अंत में ये असहाय होकर केवल येज़िवेन को जाते हुए देख सकता था। लेकिन जब येज़िवेन हर कुछ दिनों में उससे परेशान होने लगी, तो वह पहले से ही येज़िवेन से डर गया था। हालांकि येज़िवेन उसका कुछ नहीं कर सकती थी, समस्या यह थी कि वह येज़िवेन का भी कुछ नहीं कर सकता था। अंत में, जब उसने येज़िवेन को देखा तो वह भाग गया, अनगिनत प्रजा को सीधे अपने क्षेत्र में छोड़कर भाग गया। वो वास्तव में येज़िवेन से डरता था, जब तक कि वह एक वास्तविक मार्शल आर्ट पागल आदमी नहीं था, अन्यथा कौन येज़िवेन को दिन भर उसे चुनौती देने के लिए खड़ा कर सकता था। इस घोस्टली शैडो किंग के पास पहले से ही अपनी बुद्धिमत्ता थी। यह साधारण गस्टली शैडो से अलग था। हालांकि यह क्रूर था, यह बुद्धि के बिना नहीं था। जब येज़िवेन ने एक बार फिर महसूस किया कि उनकी साधना कानून चरण के दायरे के 7वें स्तर की सीमा तक पहुंच गई थी और वह मौके पर ही तोड़कर कानून के चरण के दायरे के 8वें स्तर पर एक झटके में पहुंचना चाहता था, उसने केवल यह देखा कि 3 और महीने बीत चुके थे। इन 3 महीनों में येज़िवेन ने विशेष रूप से संतोषप्रद जीवन जिया।
हर मिनट और हर सेकंड पागल साधना में बीतता था और वह बिल्कुल नहीं रुका। और इसी समय आसमान से एक संदेश तावीज़ गिरा। एक संदेश तावीज़ आसमान से गिरा और सीधे ये शिवेन के हाथ में जा गिरा। यह कोई और नहीं बल्कि ये परिवार के समूह का कानून घोषणापत्र क्षेत्र का 9वां स्वर्ग विशेषज्ञ था। ये जिवेन ने उन्हें ये कियान की खबर के बारे में पूछताछ करने के लिए कहा था। इस समय अंत में खबर थी। संदेश तावीज़ के अनुसार ये कियान और अन्य अब समुद्री दौड़ विशेषज्ञों के एक समूह से घिरे घाटी में फंस गए थे। वे विशिष्ट कारण नहीं जानते थे, लेकिन पास के किसी व्यक्ति ने उनके संकट का संकेत प्राप्त किया। ये परिवार का अनोखा संकट संकेत था, इसलिए लोग इसके बारे में जानते थे। ये कबीले जैसे बड़े परिवार के पास स्वाभाविक रूप से अपना अनूठा संकट संकेत था। इसके अलावा ये क्लान एक निश्चित सीमा के भीतर इसे प्राप्त कर सकता है। ये वंश के अलावा और कोई इसे प्राप्त नहीं कर सकता था। ये क्लान के दुश्मनों को संदेश प्राप्त करने से रोकने के लिए भी था, और अंत में यह एक के बाद एक आपदा बन जाएगा। इस खबर को जानने के बाद ये जिवेन का तुरंत बंद कमरे में प्रशिक्षण लेने का इरादा नहीं था। वह नहीं जानता था कि इस बंद दरवाजे के प्रशिक्षण में कितना समय लगेगा। यह कुछ महीने, कुछ साल या इससे भी ज्यादा हो सकता है। वह खुद भी अंदाजा नहीं लगा सके। उस समय बहुत देर हो चुकी होगी। ये जिवेन तुरंत बिना किसी हिचकिचाहट के सड़े हुए पानी की नदी को पार कर गए और संदेश तावीज़ पर अंकित घाटी की दिशा में दौड़ पड़े। ये शिवेन को कोई गलतफहमी नहीं थी। उसने तुरंत अपने हवा और गड़गड़ाहट के पंख खोल दिए और ध्यान आकर्षित न करने के लिए बादलों में ऊंची उड़ान भरी। केवल जब उसने महसूस किया कि हवा कुछ पतली हो गई है और आकाश में खजाने के राक्षसों की भीड़ उसके पीछे छूट गई है, तो क्या उसने अपनी हवा और गरजने वाले पंखों को प्रकट किया और पूरी गति से भाग गया। हुश हुश हुश। ये जिवेन ने शायद ही कभी अपने स्टॉर्म विंग्स को इस तरह पूरी गति से खोला हो, क्योंकि यह बहुत चौंकाने वाला था। जब तक वह अपने जीवन के लिए भाग नहीं रहा था, सामान्य परिस्थितियों में इसे पूर्ण गति से उपयोग करना कठिन था। हालांकि वे आधी दुनिया से अलग हो गए थे, ये जिवेन ने पूरी गति से दौड़ लगाई और उसे घाटी के आसपास तक पहुंचने में केवल एक दिन और एक रात लगी। इस समय घाटी के आसपास का क्षेत्र पहले से ही एक विशाल गठन से घिरा हुआ था। यह हत्या के इरादे से भरा हुआ था और कई अत्याचारी आंकड़े पूरी तरह से पूरी घाटी को कसकर घेरे हुए थे। ये जिवेन, अंदर कई विशेषज्ञ हैं, जबरदस्ती अंदर मत जाओ, ये मुंह ने चेतावनी दी। ये जिवेन ने अपनी आंखों में जैन युआन को सघन किया और सीधे अपनी जादुई आंखें खोलीं। अचानक उसने धुंध की परतों के माध्यम से देखा। यह एक विशाल जैन युआन व्यूह था। इसके अलावा यह एक जानलेवा और जानलेवा जैन युआन व्यूह था। यह जैन युआन व्यूह 64 शीर्ष स्तरीय पृथ्वी चरण दिव्य उपकरणों से बना था। हालांकि वे केवल शीर्ष स्तर के सांसारिक दिव्य उपकरण थे, लेकिन जब एक साथ संयुक्त हो गए तो उनके पास अप्रत्याशित रूप से स्वर्ग सीढ़ी के दिव्य उपकरण की शक्ति थी। घाटी को एक गठन द्वारा भी संरक्षित किया गया था। आसमान में जब दोनों फॉर्मेशन आपस में टकराए तो इस हिंसक टक्कर से शून्य कांपने लगा। गठन की रक्षा के लिए लगभग 100 विशेषज्ञ खड़े थे। वे सभी ट्रांसेंडेंस क्षेत्र के 9वें स्तर के विशेषज्ञ थे और वे ट्रांसेंडेंस क्षेत्र के 9वें स्तर के सामान्य विशेषज्ञ नहीं थे। वे पारलौकिक क्षेत्र के 9वें स्तर के शिखर पर विशेषज्ञ थे और उनमें से हर एक असाधारण था। गठन में सबसे आगे अर्धचरण दिव्य क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में 12 विशेषज्ञ थे जो घाटी में गठन को मजबूती से दबा रहे थे। इसके अलावा वे इसे लगातार तोड़ रहे थे। सबसे ऊपर एक राजसी मूर्ति की तरह आकाश में खड़े आधे चरण दिव्य क्षेत्र के मध्यवर्ती चरण में एक विशेषज्ञ भी था। उसकी आभा डराने वाली थी और वह हर किसी से ऊपर था। यह आधा कदम दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ मध्यम आयु वर्ग का था और उसका चेहरा तराजू से ढका हुआ था। हालांकि एक शिवन नहीं जानता था कि वह किस कबीले से है। वह लंबे समय तक अंतहीन समुद्र में रहा था, इसलिए उसे तुरंत लगा कि यह समुद्री कबीले का विशेषज्ञ है। पिछले संदेश ताबीज के अलावा ये कियान और अन्य वास्तव में एक सी क्लान विशेषज्ञ द्वारा फंस गए थे। ऐसा लग रहा था कि स्थिति ठीक नहीं है। यदि यह घाटी में महान गठन के लिए नहीं होता तो यह अब तक टूट चुका होता। ट्रांसेंडेंस क्षेत्र के 9वें स्तर पर लोगों के एक समूह का सामना कर रहे हैं और यहां तक अर्धचरण दिव्य क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में 12 विशेषज्ञ और आधे चरण दिव्य क्षेत्र के मध्यवर्ती चरण में एक विशेषज्ञ। ये जिवेन को पता था कि ये कियान और दूसरों के पास इसका विरोध करने का कोई तरीका नहीं होगा। एक लाइनअप। ये जिवेन अकेली नहीं थी जिन्होंने यहां इस अजीबोगरीब घटना को देखा। ये सी क्लैन विशेषज्ञ पूरी घाटी को घेरने के लिए काफी दूर तक गए, जिससे आसपास के कई विशेषज्ञ सतर्क हो गए। आसमान में कम से कम सैकड़ों लोग थे। हाफ सटेप ट्रांसेंडेंस दायरे के शुरुआती चरण में 10 से 20 से अधिक विशेषज्ञ थे। उल्लेख नहीं करने के लिए हाफ सटेप ट्रांसेंडेंस दायरे के मध्यवर्ती चरण के कुछ विशेषज्ञ भी थे। हालांकि ये लोग अभी भी बाहर से देख रहे थे और उतावलेपन से कार्य करना नहीं चुना, क्योंकि स्थिति अभी भी स्पष्ट नहीं थी। इस समय जल्दबाजी करना सबसे बेवकूफ़ी भरा काम था।
जब तक किसी के पास थोड़ा सा दिमाग होता, वे ऐसा करने का चुनाव नहीं करते। जैसा कि कहा जाता है, जब सैंडपाइपर और क्लैम लड़ते हैं तो मछुआरे को फायदा होता है। हालांकि यह स्पष्ट था कि ये समुद्री कबीले के विशेषज्ञ सामान्य लोग नहीं थे। अगर वे मछुआरे बनना चाहते हैं तो उन्हें अच्छा मुंह बनाना होगा। इन सीक्लान विशेषज्ञों की तुलना में ये कियान और अन्य जो फंस गए थे, सरल नहीं थे। इस समय के दौरान येक्षिवेन को नहीं पता था कि उनका सामना किस तरह के संयोग से हुआ था। येक्षिवेन ने देखा कि उनकी आकृतियां बनावट में हल्की फुल्की दिखाई दे रही थीं। समय समय पर वे अर्धचरण दिव्य क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में विशेषज्ञों के साथ हस्तक्षेप करते दिखाई देंगे, कहीं ऐसा न हो कि वे सीधे संरचना को तोड़ दें। इन लोगों ने वास्तव में अर्धचरण दिव्य क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में कदम रखा था। केवल वही व्यक्ति था जिसने अभी तक अर्धचरण दिव्य क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में कदम नहीं रखा था, वह ये जिलान था। हालांकि आधे चरण वाले आकाशीय क्षेत्र के शुरुआती चरण में विशेषज्ञों के खिलाफ सहजता से लड़ने के लिए ये झीलन ने स्वर्ग स्तर के उपकरणों की एक जोड़ी पर भरोसा किया। जिस आसानी से उसने संघर्ष किया वह ये फैंग से कमतर था। इन लोगों में ये फैंग की साधना सबसे गहरी थी। वह शायद पहले से ही अर्धचरणीय दिव्य क्षेत्र के प्रारंभिक चरण के शिखर पर कदम रख चुका था। जब तक कोई अन्य अवसर या कोई अन्य बंद दरवाजा प्रशिक्षण था, तब तक उसके लिए अंततः अर्धचरण दिव्य क्षेत्र के मध्यवर्ती चरण में कदम रखना कोई समस्या नहीं होगी। हालांकि वास्तव में येक्षिवेन को जो थोड़ा अजीब लगा वह यह था कि उसने ये कियान को नहीं देखा था। यह कहना उचित था कि इन लोगों में ये कियान सबसे शक्तिशाली था। ये फैंग ने पहले ही अर्धचरण दिव्य क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में कदम रख दिया था। हो सकता है कि वह पहले ही अर्धचरणीय दिव्य क्षेत्र के मध्यवर्ती चरण में कदम रख चुकी हो। येक्षिवेन को इस पर कोई संदेह नहीं था। जिन लोगों ने खजाने के घर में प्रवेश किया उनका भी अपना सौभाग्य था। इस समय के दौरान वह पहले 8 खजाने स्वर्ग और पृथ्वी कालड्रॉन प्राप्त कर सकता था और फिर स्काई सेवरिंग फिंगर की विरासत प्राप्त कर सकता था। दूसरों के लिए आकस्मिक मुठभेड़ होना अजीब नहीं होगा, या यह कहा जा सकता है कि यह अपने आप में सामान्य था। अब हालांकि बाहर केसी क्लान विशेषज्ञ लगातार दबाव बना रहे थे, ये फैंग और अन्य लोगों ने इसका सामना करने में असमर्थ होने के कोई संकेत नहीं दिखाए थे। इससे येक्षिवेन को भी थोड़ा सुकून मिला। जो भी हो, ऐसा लग रहा था कि कुछ भी नहीं हुआ था, जो अच्छा था। इस समय आसपास के कई लोग येक्षिवेन के कानों में फुसफुसाए, यहाँ कौन है? ये समुद्री कबीले के विशेषज्ञ वास्तव में इतनी परेशानी से गुजरे हैं और इतना बड़ा उपद्रव किया है? एक नवागंतुक ने हैरान होकर पूछा। जो लोग यहाँ घिरे हुए हैं वे मानव कबीले के शक्तिशाली ये वंश के विशेषज्ञ हैं। मैंने सुना है कि इस घाटी में किसी प्रकार का खजाना लगता है, लेकिन ये कबीले के लोगों ने इसे पहले प्राप्त किया। अब ये सी क्लैन विशेषज्ञ हार मानने को तैयार नहीं हैं और जल्दी से अंदर आने और खजाना छीनने के लिए फॉर्मेशन को तोड़ना चाहते हैं। किस तरह का खजाना अंदर है? वास्तव में ये कबीले और ये समुद्री कबीले के विशेषज्ञ यहाँ लड़ रहे हैं। अर्धचरण दिव्य क्षेत्र के प्रारंभिक चरण के इतने सारे विशेषज्ञ यहाँ एकत्रित हुए। यह लाइनअप, यह पैमाना, टस्क उद्धरण चिन्ह। ये कबीले की ओर से कहा जाता है कि ये कियान, ये कबीले की गर्वित बेटी जो हाल के वर्षों में प्रसिद्धि में बढ़ी है, को भी एक परी जैसी सुंदरता कहा जाता है। मुझे नहीं पता कि कितने विशेषज्ञ उसके लिए गिरे हैं। विशेष रूप से आप देखते हैं ये कबीले के समूह के बीच अन्य स्थानों के दानव कबीले और मानव कबीले के विशेषज्ञ भी हैं, जो सभी ये कियान के प्रशंसक हैं। यह महिला साधारण नहीं है। उद्धरण चिन्ह। समुद्री कबीला भी साधारण नहीं है। उनके समर्थक टेंगटोंगटियन हैं, जो हाल के वर्षों में प्रसिद्धि में बढ़े हैं। वे सभी टेंगटोंगटियन के अधीनस्थ हैं। ऐसा कहा जाता है कि वे भी टेंगटोंगटियन के आदेश के तहत यहाँ खजाना ले जाने के लिए हैं, लेकिन अप्रत्याशित रूप से ये कबीले के लोगों ने इसे पहले प्राप्त किया। मुझे बताओ, अगर तुम उनकी जगह होते तो क्या तुम नाराज नहीं होते? यह कुछ भी नहीं है। तथाकथित खजाना भाग्य का है। चूंकि ये कबीले को यह पहले मिला था, इसका मतलब है कि यह ये कियान के साथ होना चाहिए। किसी ने कहा, टेंगटोंगटियन की तुलना में हर कोई प्रसिद्ध ये कियान के पक्ष में खड़े होने के लिए स्वाभाविक रूप से अधिक इच्छुक था। जो भी हो, वह बड़ी सुंदरी भी थी। लेकिन किस्मत से क्या मतलब? इस दुनिया में खजाने हो या खूबसूरत, सब उसी के हैं जो काबिल हैं। जिसकी मुट्ठी बड़ी होती है उसे मिलता है, किसी ने तिरस्कारपूर्वक कहा। उनके बगल में कई लोगों ने सहमति में सिर हिलाया। केवल 3 साल के बच्चे ही किस्मत वालों पर विश्वास करेंगे। ये मार्शल आर्ट साधना में सर्वश्रेष्ठ थे। उनका हर कदम बेहद कठिन था। वे सब स्वर्ग के विरुद्ध, पृथ्वी के विरुद्ध, लोगों के विरुद्ध लड़ रहे थे। अब वे केवल जंगल के कानून में विश्वास करते थे। जिसकी बड़ी मुट्ठी थी वह सही था। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी कि सच्चाई तोप की सीमा के भीतर थी। समान शब्द थे। तू जिवेन ने धीरे धीरे सुना। यह पता चला कि यही कारण था।
उसने पहले ये कियान से सुना था कि वह खजानों में से एक के लिए खजाने के घर में आई थी, जो उसे 100% निश्चितता के साथ आधे चरण दिव्य क्षेत्र में प्रवेश करने और उसकी खेती में तेजी लाने की अनुमति दे सकती थी। अब जबकि ये फैंग और अन्य लोगों ने अर्धचरण दिव्य क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है, संभवतः ये कियान का क्षेत्र केवल उच्चतर होगा। मुमकिन है वह सफल भी हो गई थी, बस इतना था कि उसके पास गाड़ी में लौटने का समय नहीं था, अन्यथा उसने इतने मजबूत दुश्मन को नहीं उकसाया होता। हालांकि इस तरह की घेराबंदी हमेशा के लिए जारी नहीं रह सकती है। मुझे विश्वास नहीं होता कि इन लोगों ने एक संकट संकेत नहीं भेजा। संभवतः अगर पास में ये क्लान विशेषज्ञ हैं तो उन्हें जल्द ही यहाँ होना चाहिए। जिसके बारे में बोलते हुए इन बड़ी ताकतों के चेले अच्छे हैं। जब छोटों को पीटा जाता है तो बूढ़े निकल आते हैं। उनके खिलाफ पहरा देना असंभव है। तू जिवेन को गहरा विश्वास था। इस समय उन्हें डर था कि ये वंश की युवा पीढ़ी को संकट संदेश पहले ही मिल चुका है। हालांकि वे आएंगे या नहीं यह एक और मामला था। ये कबीले में इतने सारे गुट थे और उनमें से सभी के एक दूसरे के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध नहीं थे। वे आए भी तो आए, ना आए यह दूसरी बात है। सभी ने इन सी क्लैन मास्टर्स की विशाल फॉर्मेशन देखी थी। यदि उनके पास अत्याचारी शक्ति नहीं होती तो वे कोई कदम उठाने का साहस कैसे करते। बेशक अगर एक ये कबीले का दिव्य क्षेत्र का मास्टर पास से गुजरा और उसने संदेश प्राप्त किया तो परिणाम कहना मुश्किल होगा। एक स्वर्गीय क्षेत्र के मास्टर की अत्याचारी ताकत के साथ वह इन सभी समुद्री कबीलों के मालिकों को सीधे दबा सकता था। लेकिन अब स्वर्गीय क्षेत्र के स्वामी खजाने के घर की गहराई में प्रवेश कर चुके थे। यहाँ तक हाफ सटेप सेलेस्टियल रियल मास्टर्स और कई हाफ सटेप सेलेस्टियल रियलम मास्टर्स भी खजाने के घर की गहराई तक पहुंच गए थे। असली बड़ी मछली अंदर थी। इसलिए इस समय अर्धचरण दिव्य क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में केवल विशेषज्ञ थे और कुछ अर्धचरण दिव्य क्षेत्र के मध्यवर्ती चरण में थे। जहां तक के प्रकटीकरण के क्षेत्र के विशेषज्ञों की बात है तो उन्होंने इसके बारे में सोचने की भी हिम्मत नहीं की। यह ऐसी दुनिया नहीं थी जिसमें वे स्वतंत्र रूप से भाग सकें। यदि वे सावधान नहीं होते तो विशेषज्ञों के बीच लड़ाई के बाद का परिणाम उन्हें मौत के घाट उतार सकता था। तो ये जिवेन ने तुरंत निर्णय लिया कि ये समुद्री कबीलों के स्वामी उन्हें इस तरह से घेरना जारी नहीं रखेंगे। जैसा कि कहा जाता है, एक लंबी रात परेशानी से भरी होती है। निश्चित तौर पर ये जिवेन की नज़र में आकाश में हाफ सटेप सेलेस्टियल रियल मास्टर या देखने के बाद की शुरुआती चरण में हाफ सटेप सेलेस्टियल रियलम मास्टर्स ये कियान और उसके समूह को दबा नहीं सकते थे, वास्तव में खुद एक चाल चलना चाहते थे। बूम! एक विशाल हाथ का निशान आसमान से नीचे गिरा और घाटी में गठन लगातार हिल रहा था। टेंग यांग, तुम बूढ़े कुत्ते, तुम अब हमें इस तरह धमकाते हो। हम तुम्हें भविष्य में इसका बदला देंगे। इस समय ये फैंग की आकृति संरचना से प्रकट हुई और उन्होंने काफी अव्यवस्थित तरीके से कहा। अभी अभी टेंग यांग के हमले ने जो आकाशीय क्षेत्र में एक विशेषज्ञ आधा कदम था उसे काफी अस्त व्यस्त कर दिया था, भले ही वह गठन द्वारा अलग हो गया था। यदि यह गठन के लिए नहीं था जो अधिकांश बल को अवशोषित करता था तो वह डरता था कि वह शर्मिंदा होने के समान सरल नहीं होगा। यह सही है, यह सही है। जब बहन कियान बाहर आएगी तो तुम मुश्किल में पड़ जाओगी, ये झिलिन ने भी कहा। यद्यपि वह एक अर्धचरण दिव्य क्षेत्र गुरु का सामना कर रही थी, उसने जरा सा भी भय नहीं दिखाया। हम्फ, बाहर आओ, क्या तुम प्रतीक्षा कर सकते हो? टेंग यांग ने उपहास के साथ कहा। टेंग यांग, बहुत अहंकारी मत बनो। हमारे ये कबीले ने इस बार कई विशेषज्ञों को भेजा है। अगर तुम इस तरह से काम करते रहे तो तुम्हारा अंत अच्छा नहीं होगा। ये युनमैन का छोटा शरीर गठन से उभरा और कहा। यानफेयांग ने शांति से कहा, जब तक हम कियान के बाहर आने तक रुके रहेंगे, टेंग यांग हमसे निपटने में सक्षम नहीं होंगे। यानफी यांग ने शांति से कहा। यानफी यांग इस अवधि के दौरान कम तुच्छ और अधिक शांत हो गए थे। ये जिवेन के मन में उनके लिए सम्मान का एक नया स्तर था। कुछ समय तक एक दूसरे को न देखने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि न केवल सभी की ताकत बढ़ गई बल्कि उनकी मानसिक स्थिति में भी काफी सुधार हुआ। टेंग यांग ने उनकी धमकियों को दिल पर नहीं लिया। हालांकि ये कबीले के पीछे के लोगों के साथ छलावा नहीं किया जाना था, उसे सी कबीले के टेंग कबीले का भी समर्थन प्राप्त था। वह टेंग टोंगटियन से भी जुड़ा हुआ था, इसलिए वह बिल्कुल भी नहीं डरता था। ये कबीले के सदस्य, हाँ, ये कबीले का नहीं है। हाँ, यांग, हाँ, वे अंदर थे। हालांकि वह यह भी स्पष्ट था कि यदि वह इसी तरह जारी रहा तो जितनी देर होगी उतनी ही अधिक परेशानी होगी। अगर ये क्लान के किसी बड़े शॉट को खबर मिली और वह भाग गया तो यह वास्तव में बुरा होगा। सब लोग, मेरी आज्ञा सुनो, इस गठन को तोड़ो, टेंग यांग ने अपनी आंखें सिकोड़कर कहा। उसने बहुत स्पष्ट रूप से देखा कि ये कबीला जिस एकमात्र चीज पर भरोसा कर सकता था वह थी यह गठन। एक बार गठन टूट जाने के बाद उन्हें हराना केवल कुछ ही मिनटों की बात होगी।
स्वर्ग क्षेत्र में आधे कदम के स्वामी की संख्या के संदर्भ में उनके पास स्वर्ग क्षेत्र में आधा कदम अधिक स्वामी भी थे, और उसके साथ स्वर्ग क्षेत्र के मध्य चरण में एक मास्टर, लगभग कोई दबाव नहीं था। ये फैंग और अन्य लोगों ने चिंतित भाव प्रकट किए। उनकी सबसे बड़ी गारंटी यह गठन था। यदि गठन टूट गया था और ये कियान बाहर नहीं आया था तो वे बड़े खतरे में होंगे। यहाँ तक अगर वे हाथ मिलाते हैं तो वे टेंग यांग के लिए मैच नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा बाहर हत्या के गठन की एक परत थी। अगर वे बचना भी चाहें तो यह मुश्किल होगा। जब वह समय आया तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। टेंग यांग के व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करने के साथ घाटी में गठन एक अनिश्चित स्थिति में होने लगा था। यदि यह जारी रहा तो 1 घंटे के 1/4 से भी कम समय में पूरा गठन टूट जाएगा। पहले जब यह मारक व्यू से टकराई तो इसका काफी कुछ बिखर चुका था। अब यह और भी कमजोर था। एक बार हत्या का ढांचा टूट गया तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। ये ज़िवेन, जो थोड़ी देर और इंतजार करना चाहते थे, अब और इंतजार नहीं कर सकते थे। नहीं, मुझे एक चाल चलनी है। अगर मैं अभी कदम बढ़ाता हूं तो अभी भी उम्मीद है। अगर मैं उनके गठन के टूटने तक इंतजार करता हूं तो यह वास्तव में खत्म हो गया है। उस समय बाहर हत्या की संरचना और अंदर इन विशेषज्ञों के साथ यह संभव है कि हम में से कोई भी बचने में सक्षम न हो। अब जब मेरे पास यह गठन है तो मैं कम से कम हत्या के गठन का विरोध कर सकता हूं। यह सोचकर ये शिवेन ने एक चाल चली। टकरा जाना। हवा और गड़गड़ाहट की तेज आवाज के साथ हवा और गड़गड़ाहट की शक्ति में लिपटी एक आकृति हत्या के रूप में दौड़ी। जैसे ही वह मारने वाली टीम में घुसा, ये जीवेन ने तुरंत देखा कि हत्या की पूरी संरचना कुछ अजीबोगरीब हो गई थी। यह तुरंत सक्रिय हो गया और हान की ओर बढ़ गया। आकाश में अनगिनत ऊर्जा तलवारों, भालों, तलवारों और परशुओं में संघनित हो गई। 18 प्रकार के हथियार ये शिवेन की ओर गिरे। उनमें से कोई भी आसानी से एक ट्रांसेंडेंस रियलम मास्टर को मौके पर ही उड़ा सकता है। शक्ति को कम करके नहीं आंका जा सकता था। यहाँ तक आकाशीय क्षेत्र के शुरुआती चरण में एक मास्टर गंभीर रूप से घायल हो जाएगा यदि इतने सारे ऊर्जा हथियारों से मारा जाता है, या यहाँ तक सीधे मार दिया जाता है। ये ज़िवेन ने संकोच नहीं किया और तुरंत अष्टकोणीय खजाने की कड़ाही निकाली और उसे अपने सिर के ऊपर रख दिया। डांग डांग डांग। ये ऊर्जा हथियार सीधे अष्टकोणीय खजाने की कड़ाही से टकराते थे, लेकिन अष्टकोणीय खजाने की देग की रक्षा को तोड़ने का कोई तरीका नहीं था। इसे केवल डंग ध्वनि बनाते हुए सीधे हिलाया जा सकता था। कौन है भाई? इस समय समुद्री कबीले के स्वामी ने अंततः प्रतिक्रिया व्यक्त की। कोई अंदर घुस गया था। स्विश। कानून अभिव्यक्ति क्षेत्र के 9वें स्तर के एक मास्टर के पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था। अचानक उसकी गर्दन पर एक बड़ा सा हाथ आ गया। दरार, हड्डियों के टूटने की कर्कश आवाज सुनाई दे रही थी। उसकी गर्दन को सीधे ये ज़िवेन ने तोड़ दिया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हरामी। टेंग यांग गुस्से में था जब उसने देखा कि उसके एक आदमी की गर्दन मौके पर ही टूटी हुई है, जैसे कि उसे उकसाया गया हो। लेकिन ये शिवेन की गति बहुत तेज थी। स्विश पुची, स्विश पुची। हर बार जब ये ज़िवेन कोई चाल चलती तो कानून प्रकटीकरण दायरे के 9वें स्तर के एक मास्टर को सीधे मौके पर ही मार दिया जाता। ये ज़िवेन की दक्षता इतनी अधिक थी कि यह भयानक थी। लगभग एक पल में लॉ मैनिफेस्टेशन रियल्म के 9वें स्तर के 1 दर्जन से अधिक मास्टर्स मारे गए। हालांकि इस तरह के नुकसान को गंभीर चोट नहीं माना जाता था, लेकिन यह निश्चित रूप से एक गंभीर नुकसान था। आखिरकार कानून अभिव्यक्ति दायरे के 9वें स्तर पर एक मास्टर को साधना आसान नहीं था। इसकी खेती करने में सैकड़ों, हजारों या हजारों साल लग सकते हैं, लेकिन इसे मारने में केवल एक पल लगता है। ये ज़िवेन के आगमन ने जल्दी ही हंगामा खड़ा कर दिया। लॉ मैनिफेस्टेशन दायरे के 9वें स्तर पर इन मास्टर्स की मौत इस समय स्पष्ट नहीं हो सकती है, लेकिन पूरे हत्यातंत्र का संचालन प्रभावित हुआ था। ऐसा इसलिए था क्योंकि पूरे व्यूह को इसकी अध्यक्षता करने के लिए किसी की आवश्यकता थी। इन लोगों की मौत ने सीधे तौर पर किलिंग एरे के संचालन को प्रभावित किया। एक किले को अंदर से तोड़ना सबसे आसान था। ये फैंग और अन्य इस व्यूह के बारे में कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन वे अंदर से ये ज़िवेन से आसानी से प्रभावित थे। इस हत्या के ताने बाने के अंदर की अराजकता ने जल्दी से ये फैंग और अन्य लोगों का ध्यान आकर्षित किया। हालांकि वे केवल हवा और गड़गड़ाहट की आवाज़ के साथ सुनहरी चमक देख सकते थे, ये ज़िवेन के साथ यात्रा करना उनके लिए ये ज़िवेन की लड़ाई शैली को समझने के लिए पर्याप्त था। यह ये ज़िवेन की लड़ने की शैली थी। वे तुरंत चौंक गए। ये ज़िवेन लंबे समय से लापता थी। कभी कभी वे निराशावादी रूप से यह भी सोचते थे कि एक शिवेन की मृत्यु हो सकती है, नहीं तो इतने लंबे समय तक कोई खबर कैसे नहीं हो सकती थी। उस समय जिनहाई लूज प्रैक्टिशनर ने उन पर बहुत अधिक दबाव डाला। उनके लिए, जिन्होंने अभी तक आधे कदम वाले दिव्य लोक में कदम नहीं रखा था, वह निश्चित रूप से जीवन और मृत्यु का शत्रु था। उस समय येक शिवेन ने उसे लुभाने की पहल की। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन वे येक शिवेन के प्रति बहुत आभारी थे। यह ब्रैगागार्ड किंग है, वह मरा नहीं है, यह बहुत अच्छा है। यह ये ज़िवेन है,
यह वह आदमी है। वह फिर से मजबूत हो गया है। पहले वह केवल कानून प्रकटीकरण दायरे के छठे स्तर पर था। अब उसने वास्तव में 7वें स्तर पर कदम रखा है। इस समय सभी के चेहरों पर आश्चर्य के भाव थे। चाहे कुछ भी हो, इस समय प्रत्येक अतिरिक्त युद्धक शक्ति के साथ उन्हें बचाव की अधिक आशा भी थी, हालांकि वे जानते थे कि यह आशा बहुत बड़ी नहीं हो सकती है। मुख्य बिंदु अभी भी टेंग यांग था, जो आधा कदम दिव्य क्षेत्र मध्य चरण का गुरु था। वह अकेला ही सभी दिशाओं को दबाने के लिए काफी था। जहां तक दूसरों की बात है, वे इतने चिंतित नहीं थे। यही कारण भी था कि वे अब तक समुद्री कबीले के आकाओं का सामना कर सकते थे। एक और, वे बहुत अधिक हताहत नहीं होना चाहते थे और कम से कम हताहतों के साथ ये परिवार को नीचे गिराना चाहते थे। दूसरी ओर टेंग यांग ने कोई चाल नहीं चली, अन्यथा वे बहुत पहले ढह गए होते। वह क्या कर रहा है? वह अंदर क्यों नहीं आ रहा है? ये युनमैंग ने देखा कि ये जिवेन अभी भी बाहर लड़ रहा था और अचानक चिल्लाया। उनकी राय में ये शिवेन के लिए अंदर इतनी बड़ी गड़बड़ी को सफलतापूर्वक भड़काना आसान नहीं था। उस समय उसके लिए इन समुद्री कबीलों के आकाओं के साथ प्रतिस्पर्धा करना असंभव होगा। यहां तक वे ऐसा नहीं कर सके। ये जिवेन, कानून अभिव्यक्ति दायरे के 7वें स्तर का बच्चा, ऐसा कैसे कर सकता है? यह तुम हो, बच्चे, मरो। तभी येशिवेन के पीछे से एक जानी पहचानी डांट आई। यह तुम हो, लड़के, आओ और मरो। इस समय येशिवेन के पीछे से एक परिचित डांट की आवाज आई। येशिवेन को पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं थी, उनके दिव्य विचार पहले ही फैल चुके थे। यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि गोल्डन सी लूज प्रैक्टिशनर था, जिसने येजिवेन को सड़े हुए पानी की नदी में भागने के लिए मजबूर किया था। येजिवेन ने अभी बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये कियान के समूह को घेरने वाले उस्तादों के बीच वास्तव में गोल्डन सी लूज प्रैक्टिशनर उनके बीच छिपा हुआ था। जब गोल्डन सी लूज प्रैक्टिशनर ने येजिवेन को देखा तो वह भी असामान्य रूप से हैरान था, क्योंकि उसने येजिवेन को सड़े हुए पानी की नदी में गिरते हुए देखा था। उसके अनुमान के अनुसार येजिवेन के पास कोई भी तरीका क्यों न हो, वह लंबे समय तक पूरी तरह से जीर्ण शीर्ण हो चुका होता। इसके अलावा उसके द्वारा उसे पीटा गया था और वह अभी भी गंभीर रूप से घायल अवस्था में था। वह कैसे बच सकता था? अगर वह होता तो उसकी भी दर्दनाक मौत हो जाती। हालांकि वह असामान्य रूप से चौंक गया था, फिर भी वह बिल्कुल भी पीछे नहीं हटा। तुरंत अनगिनत सुनहरी लहरें मौके पर ही येशिवेन की ओर टकराईं। यह अच्छा है कि तुम मर नहीं गए, तो मुझे व्यक्तिगत रूप से तुम्हें मारने दो। गोल्डन सी लूज प्रैक्टिशनर की आंखें असामान्य रूप से भयंकर रूप से चमक उठीं। उनकी राय में पहले येशिवेन द्वारा घायल होना एक बड़ी शर्म और अपमान था। वह, एक आधा कदम स्वर्ग क्षेत्र मास्टर, वास्तव में एक ट्रांसेंडेंस दायरे मास्टर द्वारा घायल हो गया था। अगर यह निकल गया तो मुंह कहाँ लगाएगा? और इस अपमान को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका उसे व्यक्तिगत रूप से मार डालना था। डांग डांग डांग, अनगिनत सुनहरी लहरें येजिवेन के सिर के ऊपर अष्टकोना कड़ाही से टकराईं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कितनी ताकत का इस्तेमाल किया, अष्टकोना कड़ाही में घुसने का कोई रास्ता नहीं था। वह उस पर कोई निशान भी नहीं छोड़ सके। गोल्डन सी लूज प्रैक्टिशनर को अंततः एहसास हुआ कि कुछ गलत था। पहले येजिवेन के पास इस तरह का तरीका नहीं था, और अब यह अष्टकोणीय कड़ाही कुछ ज्यादा ही मजबूत थी। वह वास्तव में इसमें प्रवेश नहीं कर सका। क्या ऐसा हो सकता है कि यह एक और दुर्लभ खजाना था? यह सोचकर उसकी आंखों में कुछ लालची नजर आ गई। इस तरह का दुर्लभ खजाना, जो उसके अपने हमलों से बचाव कर सकता था, उसके लिए बहुत आकर्षक था। येजिवेन ने गोल्डन सी लूज प्रैक्टिशनर के इस लालच को भी उत्सुकता से पकड़ लिया और उपहास किए बिना नहीं रह सकी। मृत्यु के द्वार पर भी इतने लोभी, वास्तव में मृत्यु को खोज रहे हैं। बच्चे, यह कैसा खजाना है? जब तक आप इस खजाने को सौंपते हैं, मैं आज निर्णय लूंगा और आपकी लाश को बरकरार रखूंगा। इस समय गोल्डन सी लूज प्रैक्टिशनर ने अपना मुंह खोला और कहा, मेरी लाश को वैसे ही रहने दो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जैसा बूढ़ा कुत्ता मुझसे बात करने के लायक है? येजिवेन ने बार बार उपहास किया। जब गोल्डन सी लूज कल्टीवेटर अभी भी 8 ट्रेजर यूनिवर्स कॉल्ड्रॉन के बारे में अनुमान लगा रहा था, येजिवेन ने आखिरकार अपनी चाल चली। एक बड़ा हाथ हवा में फैला और सीधे गोल्डन सी लूज कल्टीवेटर की ओर बढ़ा। जिन्हें लूज अभ्यासी एक ही समय पर चौंका और गुस्से में था। उसे उम्मीद नहीं थी कि येशिवेन वास्तव में उसे कोई चेहरा नहीं देगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने वास्तव में उस पर हमला करने की पहल करने की हिम्मत की। हालांकि येशिवेन ने पहले उसे रुकने और रोकने की हिम्मत की, लेकिन वास्तव में वह लगातार बचाव कर रहा था और चकमा दे रहा था। वह इस बार की तुलना में काफी कम आक्रामक थे। तुम सच में मौत को दावत दे रहे हो। जब तक तुम अपना ताबूत नहीं देखोगे तब तक तुम एक आंसू नहीं बहाओगे। जिन्हाई ढीले कृषक ने अपने बड़े हाथ से पकड़ लिया और उसके हाथ में एक सुनहरी रोशनी दिखाई दी। यह आसमान में एक सुनहरी तलवार में तब्दील हो गई और सीधे येशिवेन की ओर गिर पड़ी। यदि यह एक साधारण लॉ फेज रियलम विशेषज्ञ होता तो वह शायद एक ही स्लैश से मारा जाता।
यह येज़िवेन के बड़े हाथ का सामना कर रहा था। ये सुनहरी तलवारें येज़िवेन के बड़े हाथ में जा लगीं और वहीं फट गईं। बूम बूम बूम, जोरदार विस्फोटों की एक श्रृंखला के बाद अनगिनत स्पिरिट क्यूई धीरे धीरे शांत हो गए। हर कोई स्पष्ट रूप से देख सकता था कि घटनास्थल पर क्या हो रहा था और वे थोड़े अवाक रह गए, क्योंकि गोल्डन सी लूज प्रैक्टिशनर का हमला येज़िवेन के बड़े हाथ का कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। यह उनके बचाव से भी नहीं टूटा। हालांकि वे सुनहरी तलवारें सीधे उसी स्थान पर फट गईं, लेकिन इससे उसके मन में जरा सा भी परिवर्तन नहीं हुआ। यह ऐसा था जैसे कोई बदलाव ही नहीं था। समय की इस अवधि के दौरान ऐसा लगता है कि आपने कोई प्रगति नहीं की है। कोई आश्चर्य नहीं कि आपने इतनी बड़ी उम्र में केवल इतनी कम साधना की है। तुम सच में एक कुत्ते की तरह रहते हो। येज़िवेन ने उपहास किया और व्यंग्यात्मक ढंग से कहा, यह सब येज़िवेन की गलती थी। अगर येज़िवेन नहीं होता तो वो कैसे घायल हो सकता था। पिछले लगभग 1 साल में उन्होंने अपना अधिकांश समय ठीक होने में बिताया था और उनके लिए अपने चरम पर वापस आना आसान नहीं था। 1 या 2 साल पहले की तुलना में उसने स्वाभाविक रूप से ज्यादा प्रगति नहीं की, लेकिन एक आधे चरण वाले स्वर्ग क्षेत्र के विशेषज्ञ की तुलना में, जिसकी उम्र आसानी से दसियों हजार साल, 1 या 2 साल या 1 या 200 साल थी, बिना किसी प्रगति के बहुत लंबा समय माना जाता था और यह पर्याप्त नहीं था के बारे में हंगामा करना। यह मूल रूप से एक बहुत ही सामान्य बात थी, लेकिन येज़िवेन ने ऐसा बताया कि वह अक्षम था, अन्यथा वह कैसे कोई प्रगति नहीं कर सकता था। वह बेहद हैरान था क्योंकि इस दौरान हालांकि उसकी खेती में ज्यादा प्रगति नहीं हुई थी, फिर भी उसकी नींव बनी हुई थी। आखिरकार वह दिव्य क्षेत्र में आधे कदम की दूरी पर एक शीर्ष विशेषज्ञ था। 1 साल से भी अधिक समय पहले वो येज़िवेन को पूरी तरह से दबाने के लिए काफी था। हालांकि वह गलती से येज़िवेन द्वारा घायल हो गया था, कुल मिलाकर उसने अभी भी येज़िवेन को पूरी तरह से दबा दिया था। अंत में येज़िवेन को भी उसके द्वारा रॉटेन वाटर रिवर में पीटा गया। लेकिन अब केवल 1 वर्ष से अधिक समय बीत चुका था और येज़िवेन वास्तव में इस स्तर तक बढ़ गया था कि वह भी येज़िवेन को दबा नहीं सकता था। इस हमले में वास्तव में समान होने का भाव था। अन्य आधे कदम वाले स्वर्ग क्षेत्र के विशेषज्ञों ने भी इस समय प्रतिक्रिया व्यक्त की थी, लेकिन उनका आगे जाने का कोई इरादा नहीं था। उनकी नज़रों में हालांकि येज़िवेन थोड़ी घृणास्पद थी, लेकिन जिन हाई का लूज प्रैक्टिशनर उससे निपटने के लिए काफी था। वह आधा कदम स्वर्ग क्षेत्र विशेषज्ञ था। अगर वह ट्रांसेंडेंस रियलम के मात्र 7वें स्तर के बच्चे के साथ व्यवहार नहीं कर सकता है, तो उसे वास्तव में खुद को लटका देना चाहिए। अपनी पूरी ताकत से हमला करो। जिन हाई को इस बच्चे से निपटने दो। हम अपनी पूरी ताकत से हमला करेंगे और इस मैट्रिक्स को तोड़ देंगे। उस समय यह बच्चा बच नहीं पाएगा। हम सब आज मर जाएंगे, टेंग यांग ने ठंडेपन से कहा। वह जानता था कि उसने पहले से ही एक कबीले के इन भावी प्रतिभाओं को नाराज कर दिया था, इसलिए उसने उन्हें और अधिक नाराज करने की परवाह नहीं की। अब यह जितना लंबा चलेगा उतनी ही अधिक परेशानी होने की संभावना है। उसे यह बर्दाश्त नहीं था कि कोई उसकी योजना को बिगाड़े। बूम बूम बूम, एक बार जब टेंग यांग ने अपनी पूरी ताकत से हमला किया तो पूरी घाटी की रक्षा करने वाला मैट्रिक्स भी खतरे में पड़ने लगा। हमें भी अपनी पूरी ताकत से हमला करना है। इस जगह की रक्षा करना बहुत थका देने वाला है। अगर यह मैट्रिक्स टूट गया तो हम में से कोई भी बच नहीं पाएगा। तू फैंग ने अपने दांत पीस लिए और चिल्लाया। दूर से येज़िवेन को लड़ते देख सीधे उनके गर्म खून में आग लग गई। ये फैंग का अत्याचारी क्यूई और खून उबलने लगा और उसकी ताकत तुरंत चरम स्तर पर पहुंच गई। और दूसरे भी इतनी परवाह नहीं कर सकते थे। एक एक करके उन्होंने अपनी क्यूई को जला दिया और टेंग यांग के लगातार हमलों से निपटने के लिए अपनी युद्ध शक्ति को चरम अवस्था तक बढ़ा दिया। लेकिन फिर भी उनकी ताकत और टेंग यांग की ताकत के बीच एक बड़ा अंतर था और वे अभी भी टेंग यांग द्वारा लगातार दबाए जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कुछ ही समय में पूरा मैट्रिक्स टूट जाएगा। इस समय येज़िवेन भी थोड़ा चिंतित होने लगी। यदि मैट्रिक्स टूट गया तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। मुझे टेंग यांग को रोकना चाहिए। तुरंत येज़िवेन ने टेंग यांग की दिशा में उड़ान भरी। बच्चे, तुम्हारा विरोधी मैं हूं। इस समय जिनहाई लूज प्रैक्टिशनर ने येज़िवेन के सामने क्षैतिज रूप से एक लंबी तलवार पकड़े हुए एक सुनहरी लहर पर कदम रखा और ठंडेपन से कहा, मेरे रास्ते से हट जाओ, अपनी मौत की तलाश मत करो। येज़िवेन ने उपहास किया। क्या कहा आपने? जिनहाई लूज प्रैक्टिशनर का चेहरा लाल हो गया। वह येज़िवेन से पूरी तरह से नाराज था। वे अर्धचरण दिव्य क्षेत्र के प्रारंभिक चरण के एक सम्मानित गुरु थे। चाहे वह कहीं भी चला जाए उसे एक छोटा पात्र नहीं माना जाएगा। लेकिन येज़िवेन वास्तव में बार बार उसे नीची दृष्टि से देख रही थी। इससे उसे महसूस हुआ कि न केवल वह गुस्से से छटपटा रहा था, बल्कि वह अपने गुस्से पर लगाम लगाने में असमर्थ था। शुआ, जिनहाई लूज प्रैक्टिशनर के सिर के ऊपर एक तलवार की रोशनी दिखाई दी। इसके तुरंत बाद वह तलवार की रोशनी अनगिनत तलवार की रोशनी में विभाजित हो गई, एक लंबी नदी में तब्दील हो गई, तुरंत येज़िवेन की ओर बमबारी कर रही थी।
चमकदार प्रतिभा, आप वास्तव में उज्ज्वल चंद्रमा के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं। ये शिवेन जोर से चिल्लाए। उसके दोनों हाथों ने अनगिनत चमकदार सुनहरी रोशनी को सीधे बाहर निकाल दिया। तलवार की रोशनी की वह लंबी नदी वास्तव में सीधे ये शिवेन के नंगे हाथों से फट गई थी। इस दृश्य को दूर से देखकर लोभ से देख रहे असंख्य योद्धाओं की आंखें लगभग छलक आईं। वे पूरी तरह से यह कल्पना करने की हिम्मत नहीं करते थे कि किसी का भौतिक शरीर इस हद तक अत्याचारी हो सकता है कि वह नंगे हाथों से पूरी तलवार सिद्धांत नदी को मौके पर ही फाड़ सकता है। एक एक करके उन्होंने ठंडी हवा की सांस ली, मौके पर स्तब्ध रह गए। यह येज़िवेन बस अत्याचारी थी। यह कोई आश्चर्य नहीं था कि उसने अकेले ही हत्या के मैट्रिक्स में चार्ज करने का साहस किया। यह अपने आप में ऐसा कुछ नहीं था जिसे आम लोग करने की हिम्मत करेंगे। लेकिन इससे भी अधिक विस्मयकारी दृश्य अभी आना बाकी था। येज़िवेन के तलवार की रोशनी को सीधे फाड़ने के बाद हवा और गड़गड़ाहट की अनगिनत आवाज़ों के साथ उसका फिगर तुरंत जिन्हाई लूज प्रैक्टिशनर के सामने दौड़ता हुआ आया। मैं मूल रूप से तुम्हें इतनी जल्दी मारना नहीं चाहता था, लेकिन जब से तुम मौत की तलाश में हो तो मुझे दोष मत दो। उसकी गति बहुत तेज थी। जिन्हाई लूज प्रैक्टिशनर ने अपनी आंखों के सामने केवल एक धुंधलापन देखा और येज़िवेन वास्तव में पहले ही उसके सामने दौड़ पड़ी थी। वह एक बार पहले भी येज़िवेन से लड़ चुका था। हालांकि अंत में उनकी राय में येज़िवेन पहले ही मर चुका था, लेकिन येज़िवेन की गति ने अभी भी उस पर काफी प्रभाव छोड़ा। इसलिए इस बार जब वे फिर से लड़े, वह वास्तव में पहले से ही तैयार था। लेकिन उसने फिर भी येज़िवेन की गति को कम आंका। दूसरे शब्दों में, जब येज़िवेन उसके साथ लड़ रही थी तो येज़िवेन ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। येज़िवेन की गति केवल थोड़ी ही तेज हुई थी और यह पहले से ही उसकी अपेक्षाओं से पूरी तरह से बाहर थी। लापरवाही का ऐसा क्षण ही एक घातक गलती का कारण बनने के लिए काफी था। हवा और गड़गड़ाहट की शक्ति से घनीभूत एक लंबी तलवार सीधे उसके शरीर में घुस गई। पुची, खून का एक बड़ा छींटा तुरंत फूट पड़ा। उसकी आंखें पूरी तरह से खुली हुई थीं और वह केवल महसूस कर सकता था कि उसके शरीर में जीवन शक्ति तेजी से निकल रही है। लगभग कुछ ही सांसों में उसने महसूस किया कि तलवार ने उसके शरीर के सभी कार्यों को चूसा है। पुची, खून का एक और धमाका फूट पड़ा। लंबी तलवार को येज़िवेन ने सीधे खींच लिया था और तलवार की नोक से अभी भी खून टपक रहा था। येज़िवेन ने सीधे लंबी तलवार को शून्य में रखा और सीधे टेंग्यान की ओर उछाला।